ठीक है। आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। थोड़ा टॉपिक टफ ही है, फिर भी हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे जैसा है। इतना जिसने एनसीईआरटी में जितना भी लिखा है ना वो महत्वपूर्ण है, बाकी तो इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वर्तमान की क्या स्थितियां हैं, कौन सा देश इससे निकल गया है, कौन सा इससे जुड़ गया है, तो वो अलग के आंकड़े हैं। परंतु इतना तो होना ही चाहिए। अगर आपको सरल क्वेश्चन आ जाए, पांच आपको, चार आपको नाम दे दे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के, चार ही उनके मुख्यालय दे दे और सम्मिलित करवा ले, तो कितना सरल होता है। उसमें किसी चीज की बदलाव तो है नहीं। और कई बार ये भी देखना चाहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं वहां पर भी उसका मुख्यालय है या नहीं है, या किसी तीसरे देश में है। जैसे एक एक संगठन के पांच देश है, पांचों देशों में उसका मुख्यालय नहीं है, किसी छठे देश में है मुख्यालय, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार शब्द की बात कर रहा है। आप एक तृतीय क्रियाकलाप, तीसरा जो क्रियाकलाप था उसमें व्यापार शब्द को पढ़ा था। व्यापार सबसे पहले ही परिचित है, जो आप इस पुस्तक के अध्याय 7 में भी पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं का सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान है। व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना बहुत ही जरूरी है, एक पक्ष में होता ही नहीं है, दो पक्ष है। एक व्यक्ति पक्ष एक या पक्ष बेचता है, दूसरा उसे खरीदता है। कुछ स्थानों पर लोग वस्तुओं का विनिमय भी करते हैं, वस्तुओं के बदले वस्तुएं। व्यापार दोनों ही पक्षों के लिए समान रूप से लाभदायक है, लेने वाले के लिए और खरीदने वाले के लिए। व्यापार दो स्तरों पर किया जाता है। ये स्तर कौन कौन से हैं? एक तो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर और दूसरा है राष्ट्रीय स्तर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करता है। राष्ट्रों को व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है जिन्हें या तो वे देश स्वयं उत्पादित नहीं कर सकता, या उन्हें उस स्थान पर कम दामों में खरीद सकते हैं उनको। यानी कि दूसरे देशों में या तो वो चीज सस्ती है या फिर वो यहाँ पर उस देश में मिल ही नहीं रही है। आदिम समाज, पहले वाला समाज की बात कर रहा है। में व्यापार का आरंभिक रूप विनिमय अवस्था था, थोड़ा सा, जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था। वस्तु के बदले रुपए के स्थान पर वस्तु ही दी जाती थी। इस अवस्था में यदि आप एक कुम्हार होते तो आपको एक नलसाज की आवश्यकता होती, तो आपको ऐसा नलसाज ढूंढना पड़ता था जिसके द्वारा बनाए हुए बर्तनों की आवश्यकता होती है उसको। उसकी नलसाज की सेवाओं के बदले अपने बर्तन देकर आदान प्रदान कर सकते थे। ये थोड़ा सा चित्र दिया हुआ है 9.1 का। इसमें जॉन बिल मेला, थोड़ा सा नाम याद रखोगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जॉन बिल मेला आदान प्रदान करते हुए दो मेलाएं, एक तो ये मेले से संबंधित है और एक दूसरा है कहाँ पे, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हर जनवरी में, सर्दियों में फसल की कटाई जो होती है, रबी की फसल की कटाई होती है। जनवरी नहीं, जनवरी में थोड़ी ना होती है रबी की, खरीफ की होती है। जनवरी में तो दिसंबर नवंबर के लास्ट वीक में बुआई होती है रबी की फसल की। ऋतु चलो देखो, जैसे ये जनवरी में फसल की कटाई की ऋतु के बाद गुवाहाटी, गुवाहाटी कहाँ पे है? असम है। गुवाहाटी में 35 किलोमीटर दूर, ये पूरा का पूरा ही पूछा जा सकता है, गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर जोगी रोड में जोन मिल मेले का आयोजन होता है। यह संभवतः भारत का एकमात्र मेला है, ऐसा एक ही मात्र बचा हुआ है वर्तमान में, एकमात्र मेला है। एक बार शायद द्वितीय और तृतीय में जब पढ़ रहे थे, तृतीय चतुर्थ में, तब आरिफ सर ने इसका जिक्र भी किया था, जोन मिल मेले का, जोगी रोड का है, गुवाहाटी में। यहाँ विनिमय व्यवस्था आज भी जीवित है, जिसमें मेले में दौरान एक बाजार की व्यवस्था की जाती है और विभिन्न जातियों तथा समुदायों के लोग अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। रुपये अथवा मुद्रा के आगमन के साथ ही विनिमय व्यवस्था की कठिनाइयों को दूर किया है। यानी कि मुद्रा ने, विनिमय जो प्रणाली है ना, उसको, कठिनाई को दूर कर दिया है। पुराने समय में कागजी व धात्विक मुद्रा के आगमन से पहले उच्च नेजमान मूल्य वाली दुर्लभ वस्तुएं मुद्रा के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसे चकमक चकमक पत्थर, ऑब्सीडियन ब्लेड जो अग्नेय चट्टान थी, अग्नेय कांच है, काउरी शेल, चीते के पंजे, व्हेल के दांत,
कुत्ते के दांत, खाल सभी पशुओं की, बाल जो फर बोलते हैं जिनको, जैसे खरगोश के जो मुलायम बाल होते हैं उनके बारे में फर है। मवेशी जितने भी गाय भैंस बकरी, उसके अलावा चावल, उसके बाद है पेपरकॉर्न, नमक, छोटे यंत्र, तांबा चांदी और स्वर्ण, ये थी प्रयुक्त किया जाता था। क्या आप जानते हैं कि सैलरी शब्द लैटिन भाषा के सैलरियम से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नमक के द्वारा भुगतान। किसके द्वारा भुगतान? नमक के द्वारा भुगतान, क्योंकि उस समय मुद्रा समुद्र के जल से नमक बनाना ज्ञात नहीं था और इसे ही केवल खनिज नमक से बनाया जा सकता था, और उस समय प्राय दुर्लभ और खर्चीला था। कौन? नमक। यही वजह है कि यह भुगतान एक माध्यम भी बना हुआ है। अगर आपको वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत, आर्यों के बारे में अगर थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो शायद उनको कुछ एक चीज़ों का ज्ञान नहीं था, उसमें नमक भी एक मुख्य था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास क्या है? प्राचीन समय में लंबी दूरियों तक वस्तुओं का परिवहन जोखिमपूर्ण होता था, इसलिए व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित रह गया। लोग तब अपने संसाधनों का अधिकांश भाग मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन और वस्त्र में खर्च करते थे। केवल धनी लोग या आभूषण और महंगे परिधान खरीदते थे, और परिणाम स्वरूप विलास की वस्तुओं का व्यापार प्रारंभ हो गया। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है, जो 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग के सहारे रोम से चीन को जोड़ता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको आगे आएगा इसका स्पष्ट रूप से। रोम से चीन को जोड़ता है रेशम मार्ग। व्यापारी भारत व्यापारी थे ना, वो भारत के, पर्शिया, ईरान के और मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन में बने रेशम, यानी कि जो रेशम कहाँ बनता था? चीन में बनता था। और रोम की ऊन वह बहुमूल्य धातुएं तथा अन्य महंगे वस्तुओं का परिवहन करते थे। कई बार पूछा जाता है कि अगर रेशम मार्ग पर रेशम अगर चाइना से जाता था तो बदले में जो रोम से वापस क्या आता था? तो रोम से आता था रोम की ऊन और बहुमूल्य धातुएं आती थी वहां से। रोम या फिर रोमन साम्राज्य के विखंडन के पश्चात 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई। सामुद्रिक युद्धपोतों के विकास के साथ यूरोप तथा एशिया के बीच व्यापार बढ़ा है उससे, तथा अमेरिका की भी खोज हुई इसी समय। 15वीं शताब्दी से ही यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ और विदेशी वस्तुओं के साथ व्यापार के नए स्वरूप का उदय हुआ, जिसमें दास कहा गया जिसे दास कहा गया। स्लेव कंट्रीज है वो अफ्रीका की है, वहां से दास खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे। स्लेव्स एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसमें टू लिखा है स्लेव्स, दास के बारे में कुछ लिखा है। क्या है? दासों की नीलामी हेतु विज्ञापन है ये, 1829 का। इस अमेरिकन दास नीलामी ने दासों की बिक्री अथवा, क्या कह रहा है कि दास का कहा गया, इस अमेरिकन दास नीलामी, यानी कि जो दास नीलामी थी ना वो अमेरिकन की थी। अमेरिकन दास नीलामी ने दासों की बिक्री अथवा अस्थायी रूप से स्वामियों द्वारा किए किराए पर लेने हेतु विज्ञापन दिया। खरीदने वाले क्रेता प्राय कुशल व स्वस्थ दास के लिए लगभग है $2000 चुकाते थे। $2000 चुकाते थे स्वस्थ और कुशल दास के लिए। ऐसी नीलामियों में प्राय परिवार के सदस्यों का एक एक से दूसरे से अलग कर दिया, और उनमें बहुतों ने अपने प्रियजनों को दोबारा ही कभी नहीं देखा। पुर्तगाली, डच और स्पेनिश लोग व अंग्रेजों ने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़ा। ये थोड़ा सा स्लेव कंट्रीज आज भी है, 4-5 कंट्रीज है, अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर है ये। तो अफ्रीका की मूल निवासियों को पकड़ा और उन्होंने बलपूर्वक कहाँ ले गए? बागानों में श्रम करने के लिए, और नए नए जो खोज किए गए थे अमेरिका में, उन खोजों में ले गए और परिवहित किया। दास व्यापार है ना, वो 200 वर्षों से भी अधिक समय तक एक लाभदायक व्यापार रहा, जब जब तक कि 1792 में, अंडरलाइन करना इसको, 1792 में डेनमार्क में, तो शायद प्रतिबंधित होगा, 1792 में डेनमार्क, और 1807 में ग्रेट ब्रिटेन में, और 1808 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर दिया। यानी कि ये है
1792 में सबसे पहले डेनमार्क ने समाप्त किया दास प्रथा को, या दास जो खरीदनी है। और 1807 में ग्रेट ब्रिटेन और उसके अलावा 1808 में संयुक्त राज्य अमेरिका। औद्योगिक क्रांति के पश्चात, यानी कि क्रांति हो चुकी थी, उसके पश्चात कच्चे माल जैसे कि अनाज, मांस, ऊन की मांग बढ़ी, लेकिन विनिर्माण के वस्तुओं की तुलना में जिसका था ना मौद्रिक मूल्य घट गया उसका। औद्योगिकृत राष्ट्रों ने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पादकों का आयात किया और मूल्य परक तैयार माल को वापिस अनौद्योगिक, जहां औद्योगिक नहीं है, अनौद्योगिक राष्ट्रों को निर्यात कर दिया। 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में, यानी 19वीं शताब्दी के लास्ट तक का बात है, प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले देश अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे और औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम 1914 के करीब और द्वितीय था 1930 के बाद का है, दौरान पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए। व्यापार पर भी पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार कर, यानी व्यापार पर जो कर लगता है उस पर, और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए। विश्व युद्ध के बाद के समय में व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता हुआ, जिसे नाम दिया गया गेट, GATT। थोड़ा सा किसको, व्यापार एवं शुल्क हेतु सामान्य समझौता, अंडरलाइन करना इसको। गेट जैसे संस्थानों ने, जो बाद में विश्व व्यापार संगठन का WTO बना, शुल्कों को घटाने में सहायता की। कहने का मतलब आप यहाँ पर लगा सकते हो कि WTO का जो पुराना जो संगठन का प्रारूप है ना, वो है गेट नाम की संस्था थी पहले, उसके बाद में उसी से बना है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। गेट का पूरा नाम क्या है, अगर कहीं मिले तो देखना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है? इसका सर जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक है। हाँ, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। ट्रेड एंड टैरिफ। हाँ, ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है सर। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, और इसका तो हो गया WTO। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है? आज भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वो उसका अस्तित्व कैसे है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ना, उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। यह विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। यदि विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं के उत्पादन व सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण का उपयोग में लाए, हर प्रकार का विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म दे सकता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ और परिपूरकता व स्थानांतरणीयता के सिद्धांतों पर आधारित होता है, और सिद्धांततः यह व्यापारिक भागीदारों को समान रूप से लाभदायक होना चाहिए। आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है। जो व्यापार है वो विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है, और यह राष्ट्रों की विदेश नीति से भी संबंधित है। राष्ट्रों की विदेश नीति से संबंधित है। सुविकसित परिवहन तथा संचार प्रणाली से युक्त कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी में मिलने वाले लाभों को छोड़ने का इच्छुक नहीं है। तभी तो भारत में सबसे ज्यादा परिवहन और संचार पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या क्या है? थोड़े से आधार है, बड़े बड़े रूप में आधारों को देख सकते हैं एक बार। जैसे राष्ट्रीय साधनों की जो भिन्नता है, आर्थिक विकास की प्रवणता है, जनसंख्या का कारक है, विदेशी निवेश की जो सीमा है, परिवहन है, ये कुछ एक क्या है, कारक है, आधार है इनके, जिनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्थापित होता है। नंबर 1 की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन एक देश के भी होते हैं, क्षेत्र के भी होते हैं, परंतु इनमें बात कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। कोई चीज है वो भारत में मिलती है, परंतु बहुत सारी चीजें हैं जो भारत में नहीं मिलती। जो नहीं मिलती उनको खरीदना पड़ता है, जो ज्यादा है उनको बेचना पड़ता है। कहता है कि भौतिक संरचना जैसे कि भू विज्ञान, उच्चावच, मृदा, जलवायु से भिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से विपरीत है। नंबर 1 क्या है? भौगोलिक संरचना खनिज संसाधन के आधार को निर्धारित करती है। भौगोलिक संरचना जो स्ट्रक्चर है पृथ्वी की, आंतरिक संरचना, भौगोलिक स्ट्रक्चर खनिज संसाधन के
आधार को निर्धारित करती है और धरातलीय विभिन्नताएं फसलों और पशुओं की जो विविधता है ना उनको सुनिश्चित करती है। निम्न भूमियों में कृषि संभाव्यता अधिक पाई जाती है। पर्वत पर्यटन को आकर्षित करते हैं और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। नंबर 2 इसमें कि खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व में असमान है, विकसित है। और खनिज संसाधनों की जो उपलब्धता है वो औद्योगिक विकास का आधार भी प्रदान करती है। खनिज संसाधन है औद्योगिक विकास का आधार है। सीधा पूछ लिया आपसे कि कौन से हैं वो औद्योगिक विकास का आधार है, तो खनिज संसाधन बड़े बड़े रूप में, बाकी तो हर एक चीज है वो फायदेमंद है। नंबर 3 है इसमें गै जलवायु किसी, यानी कि जलवायु किसी दिए हुए क्षेत्र में जीवित रहने वाले पादप व वन्य जात के, वन्य लिखा है क्या, वन्य जात के प्रकार को प्रभावित करती है। यह विभिन्न उत्पादों की विविधता को, विभिन्न विभिन्न जो उत्पाद है ना उनकी विविधता को सुनिश्चित भी करती है। कौन? जलवायु। उदाहरणतः ऊन उत्पादन ठंडे क्षेत्रों में ही हो सकता है। ऊन का जो उत्पादन है वो ठंडे क्षेत्रों में ही हो सकता है। केला, रबड़ तथा कावा ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही उग सकते हैं। ये विशेषता है क्षेत्रों की। अब उसके बाद में जनसंख्या का कार्य। विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, वितरण और उनकी विविधता का उनकी विविधता व्यापार व्यापार की गई वस्तुओं के आधार पर मात्रा को प्रभावित करती है। कैसे? कि सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक है, बंगाल में बंगाली ज्यादा रहते हैं, राजस्थान में राजस्थानी है, पंजाब में पंजाबी रहते हैं, दक्षिण में क्या रहते हैं, तमिल लोग रहते हैं। तो उनकी संस्कृति किसी एक चीज को ज्यादा बढ़ावा देती है। ठीक है, तो उनके खान पान से संबंधित है वो चीजें वहां ज्यादा निर्यात होती है। विशिष्ट संस्कृतियों में कला कला है, हस्तशिल्प है, उनके विभिन्न रूप विकसित हुए हैं जिन्हें विश्व भर में सराहा जाता है। उदाहरण स्वरूप चीन द्वारा उत्पादित उत्तम कोटि का पर्सलिन, पर्सलिन एक चीज है, चीनी मिट्टी का बर्तन है, अंडरलाइन करना इसको, चीन का है ये, चीन का है, वो भी उत्तम कोटि का पोर्सलिन, हाँ पोर्सलिन है, चीनी मिट्टी का बर्तन। तथा ब्रोकेड, एक ब्रोकेड नाम का है, कीम खाब, जमींदार या बूटेदार जो कपड़ा है ब्रोकेड, ये भी है चाइना का। इसके बाद में ईरान के कालीन प्रसिद्ध है। विश्व में कहाँ के कालीन प्रसिद्ध है? तो ईरान के कालीन प्रसिद्ध है। जबकि उत्तरी अमेरिका का चमड़े का काम, और इंडोनेशिया, जबकि उत्तरी अफ्रीका है, जबकि उत्तरी अफ्रीका का चमड़े का काम, उत्तरी अफ्रीका यानी कि जो भूमध्य सागर के जस्ट नीचे है उन देशों का है उत्तरी अफ्रीका का चमड़े का काम। और इंडोनेशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो भाग है, इंडोनेशिया बटीक छींट वाला वस्त्र, बहुमूल्य हस्तशिल्प है। थोड़ा सा इनको याद रखना। जनसंख्या का आकार, कितनी बड़ी जनसंख्या का आकार है। सघन बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक है। कौन सा व्यापार अधिक है? आंतरिक ज्यादा है, बाह्य कम है। आंतरिक व्यापार अधिक है, जबकि बाह्य व्यापार कम परिणाम वाला होता है, क्योंकि कृषि है और औद्योगिक उत्पादों का अधिकांश भाग स्थानीय बाजारों में ही खप जाता है। जनसंख्या का जीवन स्तर बेहतर गुणवत्ता वाला आयातित उत्पादों की मांग को निर्धारित भी करता है, क्योंकि निम्न जीवन स्तर के साथ केवल कुछ लोग ही महंगी आयातित वस्तुएं खरीद पाने में समर्थ होते हैं। उसके बाद में आर्थिक विकास की प्रावस्था, आर्थिक विकास प्रावस्थाएं बता रखे हैं इसमें है कि देशों के आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को व्यापार की गई वस्तुओं का स्वभार यानी कि प्रकार परिवर्तित हो जाता है। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में, जो जहाँ पर कृषि होती है उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादों का विनिमय किया जाता है, जबकि औद्योगिक राष्ट्र मशीनरी और निर्मित उत्पादों का निर्यात करते हैं तथा खाद्यान्न तथा अन्य कच्चे पदार्थों का आयात भी करते हैं। विदेशी निवेश की सीमा, विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार बढ़ावा दे सकता है। विदेशों से आते हैं जो किसी भी देश में कंपनी वगैरह स्थापित करते हैं, तो वो विदेशी निवेश है। विदेशी निवेश जो है ना वो विकासशील, जो विकसित होने के कगार पर है, विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। जिसके पास खनन, प्रवेधन और तेल खनन, भारी अभियांत्रिकी, काठ कबाड़ तथा बागवानी कृषि के विकास के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव है। विकासशील देशों में ऐसे पूंजी प्रधान उद्योगों के विकास तथा औद्योगिक राष्ट्र खाद्य पदार्थों, खनिजों का आयात सुनिश्चित करते हैं।
तथा अपने निर्मित उत्पादों के लिए बाजार निर्मित अपने निर्मित उत्पादों के लिए बाजार निर्मित करते हैं, बाजार भी निर्मित करते हैं। यह संपूर्ण चक्र देशों के बीच में संपूर्ण चक्र देशों के बीच में व्यापार के परिणाम को आगे बढ़ाता है, व्यापार के परिणाम को आगे बढ़ाता है। उसके बाद में परिवहन, एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने के लिए और व्यापार का परिवहन करने के लिए माल का क्या है कि पुराने समय में परिवहन पर्याप्त और समुचित साधनों के अभाव में स्थानीय क्षेत्रों में व्यापार को प्रतिबंधित करता था। केवल उच्च मूल्य वाली वस्तुओं जैसे कि रत्न है, रेशम है, मसाले हैं, लंबी दूरियों तक व्यापार किया जाता था। उसके बाद में रेल, समुद्री तथा वायु परिवहन के विस्तार और प्रशीतन, जो ठंडे कंटेनर होते हैं, प्रशीतन तथा परिरक्षण के बेहतर साधनों के साथ में व्यापार स्थानिक विस्तार का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। कौन कौन से हैं? वह है परिमाण, प्रखंडीय संयोजन और व्यापार की दिशा। 3 है ये। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण 3 पक्ष हैं। एक तो परिमाण, प्रखंडीय संयोजन और व्यापार की दिशा। नंबर 1 है व्यापार का परिणाम। परिमाण, व्यापार की गई वस्तुएं, जो यहाँ से व्यापार की गई वस्तुएं, उनका वास्तविक तौल परिमाण कहलाता है। हालांकि व्यापारिक वस्तुओं को तौल में नहीं मापा जा सकता, जो व्यापारिक वस्तुएं उनको तौल में नहीं मापा जा सकता, इसलिए व्यापार की गई जो वस्तुएं उनको सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिणाम के साथ परिमाण के साथ में जाना जाता है। ठीक है, नीचे कुछ डायग्राम दिया हुआ है, देखते हैं। क्रियाकलाप, क्या आप सोचते हैं कि पिछले दशकों में व्यापार का परिमाण जो बढ़ा है, इन आंकड़ों की तुलना में की जा सकती है? जैसे 1955 की तुलना में 2010 में कितनी वृद्धि हुई? ठीक है, उसके बाद में व्यापार संयोजन, प्रखंडीय संयोजन या व्यापार संयोजन पिछली शताब्दी या पिछले 100 वर्षों में देशों द्वारा आयातित जो खरीदा गया माल है, देशों द्वारा आयातित तथा निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार में परिवर्तन हुआ है। पिछली शताब्दी के आरंभ में यानी कि स्टार्टिंग में प्रारंभिक यानी कि प्राथमिक वस्तुओं का व्यापार प्रधान था। प्राथमिक वस्तुएं यानी प्राथमिक उत्पाद है, वो प्राथमिक उत्पाद में कृषि से संबंधित सारे के सारे वो प्रधान था स्टार्टिंग में 19। उसके बाद में विभिन्न वस्तुओं को प्रमुखता प्रदान कर ली और वर्तमान समय में यद्यपि विश्व व्यापार का अधिकांश विनिर्माण क्षेत्र, थोड़ा सा विनिर्माण को लाइन का, अधिकांश विनिर्माण क्षेत्र के आधिपत्य में है वर्तमान में। सेवा क्षेत्र जिसमें यात्रा, परिवहन तथा अन्य व्यावसायिक सेवाएं भी शामिल है, ऊपरीगामी प्रवृत्ति को दर्शा रहा है। ऊपरीगामी यानी कि बढ़ते ग्राफ को दर्शा रहा है। तालिका 9.1 देखेंगे। तालिका 9.1 दर्शाती है कि कुल व्यापार माल के आयात एवं निर्यात की मात्रा दशकों के अनुकूल में बढ़ रही है। 9.3 में यह देखने से स्पष्ट होता है कि 2005 से 2015 तक विश्व के निर्यात और विनिर्मित सबसे अधिक है। थोड़ा सा इसमें क्या देखते हैं। 9.1 में क्या है, विश्व में आयात और निर्यात है, ये क्या है, यूएस से 10 लाख डॉलर में, यानी कि यूएस से पैसे में काउंट किया गया है विश्व के व्यापार को। कुल निर्यात 95,000 था। दो चार आंकड़ों को देखेंगे। जो कुल निर्यात था ना, निर्यात कितना था? 95,000 का। और 2015 में जो कितना हो गया है, 1,55,00,000 का, जो लगभग 1995 में 1 लाख के पास था ना, अब वो 1,55,00,000 के करीब हो गया। 1,55,83,232 हो गया है निर्यात यानी बेचना। उसके बाद में है आयात। आयात कितना किया हमने? देखो, 95,000 डॉलर का तो हमने 1955 में निर्यात किया और 99,000 का खरीदा। इसका मतलब है हमने 1995 में कम बेचा और ज्यादा खरीदा। ये तो उसकी बात है। उसके बाद में वे बढ़ोतरी बढ़ती बढ़ती जा रही है, परंतु इसके बाद में क्या है, आज भी क्या है, 2015 में तक के आंकड़े क्या है, 1,56,28,000, फिर भी 1,55,83,000 से कम है। तो कहने का मतलब है हम आज भी जो 2015 तक है ना,
वो निर्यात ज्यादा कर रहे हैं और आयात कम कर रहे हैं, परंतु पहले निर्यात ज्यादा था 1995 में। ये थोड़ा सा की है, 2017 की कोई रिपोर्ट है। उसके बाद में 9.3 का चित्र है विश्व व्यापारिक माल का निर्यात 2005 से 15 तक विश्व में। ये कुछ ग्राफ दिखाए गए हैं। कुल व्यापारिक माल है, ईंधन और खाद्यान्न का उत्पादन है, कृषि उत्पाद है और विभिन्न माल है। चल देखते हैं, देख लेना मुझे अपने हिसाब से। योगदान करते हैं, नेक्स्ट पेज पे है, योगदान करते हैं ईंधन और खनन। ईंधन और खनन, जो ईंधन से संबंधित है जितना भी, और खनन उत्पादन तथा कृषि उत्पाद भी व्यापारिक निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विश्व व्यापारिक व्यापार में महाद्वीपों की साझेदारी में परिवर्तन है, क्योंकि यूरोप का योगदान जो है ना वो घट रहा है, क्योंकि एशियाई देशों का योगदान बढ़ रहा है। व्यापार की जो दिशा है वो क्या दिशा कहलाती है? ऐतिहासिक रूप से वर्तमान में कालिक विकासशील देश मूल्यपरक वस्तुओं तथा शिल्प आधारित शिल्प आदि का निर्यात किया करते थे। शिल्प आदि का निर्यात किया करते थे, जो कि यूरोपीय देशों को निर्यात की जाती थी। 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा में परिवर्तन आया। यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों में, यानी कि यूरोपीय देशों के जितने भी उपनिवेश राष्ट्र थे ना, वहां पर यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों में खाद्य पदार्थ तथा कच्चे माल के बदले में निर्यात करना शुरू कर दिया। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका दो बड़े देश हैं। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरे हैं और विनिर्माण जो उद्योगों से संबंधित है, वस्तुओं के व्यापार में अग्रणी भी बने हैं ये दोनों। उस समय, जिस समय की बात हो रही है, उस समय जापान भी तीसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक देश था। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व व्यापार के विश्व व्यापार की प्रतिस्पर्धा में तीव्र परिवर्तन हुए। यूरोप के उपनिवेश समाप्त हो गए, जबकि भारत, चाइना, अन्य विकासशील देशों ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। व्यापारिक वस्तुओं की प्रकृति भी बदल गई। अब है व्यापार का संतुलन। व्यापार संतुलन एक देश में अन्य देशों की आयात एवं इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा में परिणाम का प्रलेखन करता है। यदि आयात का मूल्य, अंडरलाइन करना है इसको, थोड़ा सा अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है, मुख्य है ये, आपको आएगा इससे संबंधित क्वेश्चन। क्या कहता है कि यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो व्यापार है वो संतुलन ऋणात्मक अथवा प्रति आयात का मूल्य देश के निर्यात के मूल्य की अपेक्षा अधिक है, तो व्यापार संतुलन क्या होगा? ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल होगा। जैसे हमने 50 रुपए की तो चीज खरीदी और बेची हमने कितने की, 40 रुपए की, तो 10 रुपए का हमें घाटा हुआ। तो इस कारण से क्या है, ये ऋणात्मक बता रहा है, इसी चीज को बता रहा है कि जो हमने आयात की ना वो तो ज्यादा है, और जो निर्यात की ना वो उनसे उससे कम है, जो निर्यात की गई ना उससे कम है उसी देश को, न कि टोटल को। जैसे चाइना को हम कितना आयात करते हैं उससे, और कितना हम उसको बेचते हैं और कितना उनसे लेते हैं, तो वो ऋणात्मक है, प्रतिकूल है। यदि निर्यात का मूल्य किसका, निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में अधिक है, आयात की तुलना में अधिक है, जैसे 100 रुपए की चीज हमने बेची और उसी देश से हमने 40 रुपए की चीज खरीदी, तो हमें 60 रुपए का फायदा हो रहा है। तो वो यही कह रहा है कि यदि निर्यात का मूल्य आयात की मूल्य में अधिक है तो देश का जो व्यापार है ना वो संतुलन धनात्मक अथवा अनुकूल रहेगा। एक देश की आर्थिकी एक देश की आर्थिकी के लिए व्यापार संतुलन एवं भुगतान के लिए गंभीर निहार्थक होते हैं। एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ होता है कि क्या होता है ऋणात्मक संतुलन से, तो क्या कहता है कि उसका एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ यह होगा कि देश वस्तुओं के क्रय यानी खरीदना, वस्तुओं के क्रय पर उससे अधिक व्यय कर रहा है, उस चीजों पर अधिक ज्यादा से ज्यादा व्यय है उसका, जितना कि अपने सामानों के विक्रय से अर्जित करता है। यह अंतिम रूप से वित्तीय संचय की समाप्ति की ओर अभिप्रेरित करता है। यानी कि देश से है ना नकारात्मक या ऋणात्मक जो
संतुलन पाया जाएगा तो देश से पैसा बहुत ज्यादा निकल जाएगा। ऋणात्मक में, आयात में क्या, निर्यात अगर ज्यादा है और आयात कम है तो उससे क्या है, देश की आर्थिक व्यवस्था है वो मजबूत होगी। उसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार कितने, कौन कितने कितने प्रकारों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जा सकता है, कौन कौन से देश है, कौन कौन सी चीजें हैं वो लागू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। एक है द्विपार्श्विक व्यापार और दूसरा है बहुपार्श्विक व्यापार। वैसे तो ज्यादातर नाम से ही स्पष्ट हो गया है, द्विपार्श्विक दो देशों के बीच का व्यापार, और बहुपार्श्विक व्यापार यानी कि एक ही चीज है वो अलग अलग देशों के साथ में बेची जाए तो वो द्विपार्श्विक बहुपार्श्विक व्यापार हो जाए। एक नंबर द्विपार्श्विक व्यापार, द्विपार्श्विक व्यापार में दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ व्यापार किया जाता है। तुम मेरी चीजें खरीदोगे, मैं तुम्हारी चीजें खरीदूँ, आपस में निर्दिष्टित निर्दिष्टित वस्तुओं का व्यापार करने, यानी कि पहले से निश्चित होती है कि क्या चीजों का तो व्यापार होगा और क्या खरीदी जाएगी। निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए वे सहमति करते हैं। उदाहरणार्थ, एक क्रय देश कुछ कच्चे माल के पदार्थ व्यापार के लिए एक समझौते के साथ में सहमत होता है कि क्रय देश कुछ अन्य निर्दिष्ट सामग्री को खरीदेगा, तथा इस स्थिति में विपरीत इसके विपरीत भी हो सकती है। ठीक है, खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई किसी से खरीदे, बेचा भी जा सकता है। उसके बाद में बहुपार्श्विक व्यापार, जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है कि बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। यही देश अन्य देशों के साथ व्यापार भी कर सकते हैं। देश के कुछ व्यापारिक साझेदारों में सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र, अंडरलाइन करना इसको, MFN, सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र MFN, क्या नाम है उसका, शायद पुलवामा हमला हुआ था क्या, पुलवामा हमला, इसके अलावा एक और हमला हुआ था पाकिस्तान ने, तो भारत ने क्या है कि पाकिस्तान का जो MFN का जो दर्जा था ना वो छीन लिया था, मोस्ट फॉरवर्डेड नेशन, हाँ यही है, मोस्ट फॉरवर्ड नेशन का दर्जा खरीद वापस लिया था, अगर आपको किसी को याद है तो, की स्थिति प्रदान करता है। कोई भी देश है ना व्यापार के लिए, जहां जहां सबसे ज्यादा माल बेचा जाता है तो वो उस देश को MFN की एक स्थिति प्रदान करता है, उसको इंगित करता है कि ये मेरा MFN है, मोस्ट फॉरवर्ड नेशन। उसके बाद में मुक्त व्यापार की स्थिति, व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य है। मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के साथ में व्यापार है, उदारीकरण के रूप में किया जाता है, किया जान किया जाना जाता है। यह कार्य व्यापारिक अवरोधों जैसे कि सीमा शुल्क से घटाकर किया जाता है। यह व्यापार है ना कौन सा, मुक्त व्यापार है, किससे घटाकर, सीमा शुल्क को घटाकर किया जाता है। घरेलू उत्पाद एवं सेवाओं में प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापार उदारीकरण सभी स्थानों में वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति भी प्रदान करता है। भूमंडलीकरण और व्यापार, मुक्त व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं ने उन पर प्रतिकूल थोपते हुए तथा उन्हें विकास के समान अवसर न देकर बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। परिवहन एवं संचार, कई बार होता है ना मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है, सेज क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, जहां पर सभी देशों के जो क्षेत्र होते हैं, जैसे भारत का चाइना में माल जा रहा है और चाइना का भारत में आ रहा है, तो भारत को तो वहां पैसा देना पड़ रहा है, चाइना को यहाँ पर पैसा देना पड़ रहा है अपने माल के लिए। भी मेरा माल है 1 महीने के लिए यहाँ सुरक्षित रखना है कंटेनर में, तो हमारे कंटेनर भी यहाँ वहां पड़े हुए हैं और उनके कंटेनर यहाँ है, तो उनके जो कंटेनर पड़े हैं ना, तो उनके बदले में उनसे पैसा चार्ज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे भी वहाँ कंटेनर पड़े हैं, तो उनको सीज वगैरह या फिर मुक्त व्यापार जो क्षेत्र है उनमें शामिल किया जाता है। तो ये थोड़ा बहुत है, इसमें विकास के समान अवसर दे देकर बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। परिवहन एवं संचार तंत्र के विकास के साथ ही वस्तुएं एवं सेवाएं पहले से की अपेक्षा तीव्रगामी एवं दुरुस्त क्षेत्रों तक पहुंच सकती है, किंतु व्यापार, मुक्त व्यापार को केवल संपन्न देशों द्वारा ही बाजारों को ही ले जाना, क्या कह रहा है ये, व्यापार, किंतु व्यापार मुक्त व्यापार को, किंतु व्यापार मुक्त व्यापार को केवल संपन्न देशों के द्वारा ही बाजारों की ओर नहीं ले जाना चाहिए। उसके बाद में एक डंप, क्या लिखा है, डंप, डंप के आगे क्या लिखा हुआ डंप करना, मेरे, डंप करना है डंप क्या, करना। अच्छा डंप करना है, ठीक है। डंप करना वो तो कई बार डंपिंग होती है ना, इमोशनल डंपिंग बोलते हैं जिसको, कोई इमोशनल अत्याचार करे तो उसको इमोशनल डंपिंग बोलते हैं।
इसी प्रकार से कुछ डंपर है। लागत की आर्थिक दृष्टि से नहीं, लागत की दृष्टि से नहीं, वरन भिन्न भिन्न कारकों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा डंप करना कहलाती है। समझे क्या इस बात को? जानबूझ कर क्या है सर, वस्तु का मूल्य घटा देते हैं, जैसे उसको डंप मूल्य कर घटा देते हैं, देते हैं, मतलब उसमें लागत डंप मूल्य कर को ध्यान में देते नहीं हैं। रखा जाता। जैसे चाइना देश करता है कुछ, जैसे यहाँ इंडिया में कोई कंपटीशन है किसी चीज से, तो वो क्या जानबूझ कर उसका कुछ टाइम के लिए मूल्य घटा देगा। अब इंडिया वाला कहाँ तक उसको कम करे, वो नहीं कर पाएगा तो सही इंडिया है, वाली सही, बंद हो जाएगी मान ले, तो फिर वो बाद में रेट बढ़ा देगा बाद में, तो वो डंप करना दुगना होता कर है देगा। जानबूझ कर। जी। जैसे भारत में कोई मोबाइल बनाया किसी ने, जैसे कोई कंपनी है भारतीय, उसने मोबाइल बनाया 10,000 का, बिल्कुल वैसा का वैसा चाइना का मोबाइल है, बहुत स्टैंडर्ड का, वो है 12,000 या 15,000 का, तो उसने अपने मूल्य को डंप करके 10,000 में ले आई। तो लोगों ने क्या किया, उसके मोबाइल को खरीदा, जितने में उतने में उस मोबाइल को खरीदा ना, तब तक वो भारतीय कंपनी थी ना, उसके सारा माल जो पड़ा हुआ था ना, उसको अपने माल को निकालने के लिए उससे मूल्य कम करना पड़ा, 7,000 या 5,000 के करीब लाना पड़ा। ठीक है, तो इससे क्या है कि उसका सारा माल भी बिक गया, परंतु वो घट कंपनी है वो लॉस में चली गई। परंतु फिर दोबारा उसने, जो चाइना की कंपनी, उसने अपने दाम बढ़ा दिए और वापिस से 20,000 में बेचने लगे, तो पहले से ज्यादा प्रॉफिट करने लगा। तो ये है। तो इसमें एक और भी चीज होती है, जैसे एक चाइना का माल है, यानी कि चाइना की एक ट्यूबलाइट है, वो भारत में बिकती है 10 रुपए में और पाकिस्तान में बिकती है 12 रुपए में। तो दोनों में एक अलग अलग मूल्य भी तो दोनों देशों में अलग अलग है। हालांकि होना तो उनका एक ही चीज है ना, एक ही चीज है, एक ही कंपनी में चीज बन रही है, परंतु वो अलग अलग है। परंतु वो क्या करते हैं कि जहाँ कम मूल्य है ना, तो वो इसके अलावा वो दूसरी प्रतिस्पर्धा की जो मूल्य की जो चीजें है ना, उनका मात्रा है ना वो कम करना चाहता है, एक छत्र है ना वो आधिपत्य स्थापित करते हैं, इसको बोलते हैं, यही डंप करना है। दोबारा से पढ़ते हैं इसको। लागत की दृष्टि से नहीं, यहाँ लागत नहीं काउंट की जाती, कहता है कि लागत की दृष्टि से नहीं, वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की जो प्रथा है ना, वो डंप करना कहलाती है। कि किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की, यानी कि बेचने की जो प्रथा है ना, वो डंप करना कहलाती है। वही है कि एक देश में तो बन रही है, एक ही फैक्ट्री में बन के आ रही है, एक जैसे माल पोत वाहकों से आ रही है, एक जितना ही खर्चा लग रहा है, पर पाकिस्तान में वो 12 रुपए की है, भारत में वो 10 रुपए की है। तो भारत में इसलिए वो 10 रुपए की, यहाँ खरीदने वाले ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है। हो सकता है पाकिस्तान में इसके ज्यादा है, वो खरीदने वाले कम होने चाहिए, परंतु फिर भी उनको एक चीज का एक ही जैसा सामान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, बल्कि विकसित, कुछ एक नेक्स्ट टॉपिक में, बल्कि विकसित देशों में को चाहिए कि वे अपने स्वयं के बाजारों को विदेशी उत्पादों से संरक्षित रखें। देशों को भी डंप की गई वस्तुओं के सतर्क में रहने की आवश्यकता होती है, यानी कि जो देश में है ना माल, उन देशों को भी डंप की गई वस्तुओं के संदर्भ में सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मुक्त व्यापार के साथ में इस प्रकार की जो सस्ते मूल्य की डंप की गई वस्तुएं घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुंचाती है, और वो हमेशा पहुंचाती ही है। अब उसके बाद में इंपॉर्टेंट कर लेना इस चीज को, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा कि इसकी स्थापना है कब हुई, किस समय हुई। सबसे पहले सन याद होना चाहिए आपको, तारीख महीना वो बाद की बात है। काम क्या करती है, दूसरे देशों को लोन देती है या किसी संस्थाओं को लोन देती है, या क्या नियम बनाती है या नहीं बनाती नियम, या पैसे का लेन देन करती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। क्या विश्व व्यापार संगठन WTO 1948 में, भारत की आजादी के एक साल बाद में 1948 में, उच्च सीमा शुल्क विश्व की उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं से मुक्त करने के हेतु कुछ देशों द्वारा, यानी कि कुछ देश, उनके नाम नहीं लिखे गए हैं, बाकी कुछ देशों के द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ, पूरा नाम है इसका, अंडरलाइन कर लेना इसको, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ, एक शब्द आगे पीछे भी नहीं होना चाहिए, ऑन ट्रेड एंड टेरिफ, गेट का संगठन किया या गठन किया गया। अब उसके बाद में है 1994 में सदस्य देशों, 1994 की बात है, 1994 में सदस्य देश जो भी थे इस गेट के द्वारा राष्ट्रों के बीच में विभक्त, मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को
बढ़ावा और क्रमोन्नत करने के लिए एक स्थायी संस्था के निर्माण का निश्चय किया गया। किस चीज के लिए? कि जो सदस्य देश थे ना, वो अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्हीं देशों के साथ में राष्ट्रों के बीच में मुक्त एवं निष्पक्ष, मुक्त भी हो, कर से भी मुक्त हो, और निष्पक्ष निष्पक्ष भी हो, व्यापार को बढ़ावा एवं प्रोन्नत करने के लिए एक स्थायी संस्था की निर्माण का निश्चय किया, जिस कारण से जनवरी 1995 में गेट को विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में रूपांतरित कर दिया गया। यानी कि वो का वही स्थापक देश है और सारा का सारा वही है, बस नाम चेंज हो गया इसका 1995 में। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि गेट ने कितने वर्ष है वो कार्य किया? तो 50 के बाद में 60, 70, 80, 90, 40 और 40 और 2 42, 42 और 5 47 वर्ष। यानी कि 1948 में बना था और 47 वर्ष के बाद में 1995 में डब्ल्यूटीओ हो गया ये 1995 में। ये बहुत बार छोटे क्वेश्चनों में या फिर आरपीएससी द्वारा पूछा जाने वाला सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में जहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, जहाँ आर्थिक लगता है। अच्छा क्वेश्चन है। विश्व व्यापार संगठन एकमात्र है, एकमात्र अंडरलाइन करना, एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि राष्ट्रों के मध्य, किन राष्ट्रों के मध्य जो इसके सदस्य हैं, राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। किसके नियमों का? वैश्विक नियमों का। क्या इसने खुद ने नियम बनाए? तो वो देख लेते हैं, अगर आएगा तो देखेंगे। वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। यह विश्वव्यापी व्यापार के तंत्र के लिए नियमों को नियंत्रित भी करता है, यानी कि नियत भी करता है, व्यापार के नियमों को नियत करता है, और उनके सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा भी करता है। अगर किसी देश में व्यापार से संबंधित कोई समस्या आ गई, जैसे पिछले दिनों थी ना भारत और मालदीव के बीच में, वो मोदी जी वगैरह वो फोटो वगैरह खिंचाई थी, इस समय कोई व्यापार से संबंधित था, तो सारे के सारे देश थे, वो विश्व व्यापार संगठन है एक दूसरे का सहयोगी रूप से, तो वहाँ भारत वालों ने वहाँ पे किया था कि हम इसके व्यापार में ये चीजें यहाँ पर निर्यात नहीं करेंगे, तो ऐसा कर नहीं सकते। तो मध्य विवादों का निपटारा भी करता है डब्ल्यूटीओ, नियमों को नियत भी करता है डब्ल्यूटीओ, और जो जो नियम बने हैं ना उन नियमों का व्यवहार भी करवाता है, यानी कि उनको व्यवहार में लाने का काम भी जो करता है ना वो डब्ल्यूटीओ करता है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन दूर संचार और बैंकिंग जैसी सुविधाएं, दूर संचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं तथा अन्य विषयों जैसे कि बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है, कार्य में सम्मिलित करता है। उन लोगों के द्वारा विश्व व्यापार संगठन की आलोचना एवं विरोध किया गया है जो कि मुक्त व्यापार और अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण के प्रभावों से परेशान है। इस पर तर्क किया गया है कि मुक्त व्यापार आम लोगों के जीवन को अधिक से संपन्न नहीं बनाता, धनी लोगों को और अधिक धनी बनाकर वह वास्तव में गरीब और अमीर के जो बीच की खाई है ना उसको बढ़ा देता है ये मुक्त व्यापार। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन ने प्रभावशील राष्ट्र केवल अपने वाणिज्यिक हितों पर ध्यान को केंद्रित करते हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सारे के सारे राष्ट्र हैं वो अपने वाणिज्यिक हितों को ध्यान में रखते हैं, नहीं कि मानव को, वाणिज्यिक हितों को ध्यान में केंद्रित करते हैं। उसके अतिरिक्त अनेक विकसित देशों ने बाजारों को विकसित देशों के उत्पादों के लिए पूरी तरह से नहीं खोला है। ठीक है, सही है बिल्कुल। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब भारत में बहुत ज्यादा चलता है पर तो चाइना में यूट्यूब का नाम ही नहीं है, वहां पर अपने ही सर्च इंजन है, वो इन चीजों को यूज ही नहीं करते, वहाँ इंग्लिश ज्यादा नहीं है, वहां पर मंडारिन भाषा ज्यादा है, तो वो दूसरे देशों में व्यापार से संबंधित है तो वो बढ़ावा नहीं देते। यानी कि भूमंडलीकरण पूरे विश्व में आ तो गया है, परंतु बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो कि अपने बौद्धिक संपदा के लिए क्या करते हैं, किसी दूसरे को निर्यात करने के लिए अपने बाजार का जो मुख है ना वो नहीं खोलते, अपने पूरे मार्केट को क्लोज रखते हैं वो सारा का सारा। माल खरीदना, जैसे हम आज कर दें कि हमें खादी ही खरीदना है और खादी ही पहनना है और खादी का निर्माण करना है, तो रेशम कहाँ तक चलेगा? रेशम या अन्य उद्योग है, वस्त्र है जो अमेरिका कनाडा यहाँ से जो आ रहे हैं, ब्रिटेन से आ रहे हैं बनकर, तो उनको फिर कितना मार, वो कहाँ बेचेंगे? तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि वाणिज्य के देशों को ध्यान केंद्रित करता है ये। अनेक देश विकसित है जो बाजारों को, विकसित देशों के उत्पादों को पूरी तरह से नहीं खोला है, पूरी तरह से नहीं खोला है, कुछ एक चीजों पर खोला है। यह भी तर्क दिया जाता है कि स्वास्थ्य, श्रमिकों के अधिकार, जो श्रमिक काम करें
उनके अधिकार है, बाल श्रम है और पर्यावरण जैसे मुद्दों की उपेक्षा की गई है। किसने की गई है? डब्ल्यूटीओ से संबंधित है कुछ, क्या आप जानते हैं? आरिफ सर, जी सर। क्या आप अब हम, जानते हैं? जी सर, अब हम पढ़ेंगे, हाँ। हाँ क्या कर। मैं ये कह रहा हूँ, क्या आप जानते हैं क्या? पढ़िए सर आप अच्छा, यहाँ से। बिल्कुल जानते हैं ना सर, क्यों नहीं जानते। हाँ सही है। हाँ जी स्टार्ट पढ़िए करूं सर। सर मैं, या प्रकार। हाँ जी हाँ जी। जी मेरे सर, वाले में क्या है कि थोड़ा सा आगे का तो डायग्राम है ना, वो थोड़ा बच्चों ने ना खराब किया हुआ है, पेंटिंग पेंटिंग वगैरह कोई करके। बात नहीं, ठीक है, जो भी मुझे होगा आगे अब। वाले का पता नहीं है। जी सर। अब ये कह रहे हैं क्या आप जानते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा एक मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। जो विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है, WTO, वो पढ़ लिया है। WTO से पहले वो गेट था, है ना, 1948 में, उसको हमने पढ़ लिया है। जो भी सर बता रहे थे WTO, जो ये क्या है कि 1994 में तो इसका गठन हो गया था WTO का, और 95 से ये 1 जनवरी से कार्य इन्होंने शुरू कर दिया था। उससे पहले हमने कुछ क्या व्यापार की कुछ अलग अलग स्थितियों को पढ़ा है ना, उनके अलग अलग सर ने बता दिया अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे कि भाई जो विश्व व्यापार संगठन है, वो उसमें कितने सदस्य देश हैं, इसमें थोड़ा दे रखा है, और वो चीजें। क्या आप जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? उसका है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड कहाँ है? यूरोप में, ठीक है। ये कहता है कि 2016 में 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। मतलब तो 2016 से ये 164 हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि आज भी 164 ही है लगभग। मतलब 64 शायद, मुझे नहीं लगता करंट कोई बढ़ा हो। 164 ही पढ़ा अभी कुछ टाइम पहले तक हमने। तो 164, और 164वां देश जो जुड़ा था वो अफगानिस्तान था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया भी इसमें शामिल था। आगे कहता है कि प्रादेशिक व्यापार जो है समूह, जिनकी हम बात करते हैं, अलग अलग व्यापारिक समूह बने हुए हैं। कुछ देशों ने अपना एक ग्रुप बना लिया है, मिलाकर कई देशों को। वो कहीं ना कहीं अपने, जैसे कर मुक्त हो सकता है, वो अपने करों को समाप्त करने के लिए, या कोई ना कोई आर्थिक लाभ के लिए, या कोई ना कोई कंडीशन की वजह से कुछ ग्रुप बना लिए हैं। उनको बताते हैं कि प्रादेशिक व्यापार समूह व्यापार की मदों में भौगोलिक सामीप्य, समरूपता और पूरकता के साथ देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने एवं विकासशील देशों के मध्य व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आए। कि कुछ ऐसे देश साथ में मिलकर आए, जैसे वो क्या, एक तो अपने बताते हैं कि जैसे मान ले कोई कर वगैरह है, कोई प्रतिबंध लगा हुआ है, उनको हटाने के साथ, जैसे कि अब देखते हैं कि बहुत सारे देश क्या है कि उनसे कोई व्यापार करने के लिए तैयार नहीं था। पहले कोई कंडीशन थी, कुछ ऐसे भी कंडीशन था, कुछ देश ऐसे भी थे कि जो अगर व्यापार किसी से करें तो इतनी लागत और ज्यादा आ जाती थी, कर वगैरह के माध्यम से वो कर ही नहीं पाते थे, तो उनको नुकसान होता था। तो फिर कुछ देशों ने क्या संगठन बना लिया अलग अलग, है ना, व्यापारिक समूह बना लिए। तो फिर वो कर मुक्त वगैरह कर दिया, कुछ प्रतिबंध हो रहे थे उनको भी हटा दिया है। उसके हिसाब से ये चीजें चलेंगी। ये कहता है कि आज 120 प्रादेशिक व्यापार समूह विश्व के 52% व्यापार का जनन करते हैं। कितना? 120 प्रादेशिक जो व्यापारिक समूह है, वो विश्व के लगभग 52% व्यापार का क्या करते हैं? जनन करते हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं, एक मुख्य आंकड़ा है, कोई लाइन में आ जाए तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इन व्यापार समूहों का विकास अंततः प्रादेशिक व्यापार को गति देने में वैश्विक संगठनों के असफल होने के प्रत्युत्तर में हुआ है। ये कह रहा है कि जो ये व्यापार समूह है, इनका विकास क्यों हुआ है? इनका इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ व्यापारिक संगठन थे वो असफल हैं, प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। जैसे अब हम WTO की बात कर रहे हैं, तो और भी कई हैं, तो वो क्या है, उनका वर्चस्व सिर्फ उन्हीं का है उनमें, जो शक्तिशाली देश हैं, जिनके पास अच्छी अर्थव्यवस्था है, उनकी तो बातें चल जाती है, उसमें मान लेते हैं। जबकि जो कुछ कम ऐसे देश हैं जो मतलब उस लेवल पर नहीं है, उनकी कौन सुनेगा? तो उस तरीके से कई चीजों को देखते हुए सफल है संगठन वैश्विक, तो उनके हिसाब से ये चीजें आई हैं। यद्यपि ये प्रादेशिक समूह सदस्य राष्ट्रों में जो है व्यापार शुल्क को हटा देते हैं, क्योंकि आपस में व्यापार कर रहे हैं भाई, कुछ समूह बनाए, स्पेशल बनाया, तो अगर वो व्यापार करेंगे तो कर वगैरह नहीं लेंगे उसमें, है ना, उनको हटा दिया है। तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन भविष्य में विभिन्न व्यापारिक समूहों के बीच मुक्त व्यापार का बने रहना कठिन होता जा रहा है। कि आपने अपनी कंडीशन होती है, कुछ प्रमुख प्रादेशिक व्यापार जो है समूह तालिका, व्यापार समूह तालिका 9.2 में सूचित किए गए हैं। तो कंडीशन क्या है कि इन्होंने ये बताया है कि जैसे मान लो दो चार देश या दो बार, आप जितने भी देश हैं कुछ मिलकर वो समूह बना लिया उन्होंने। बनाने के बाद वो क्या व्यापार करेंगे, लेकिन व्यापार कैसे करेंगे? मुक्त व्यापार, जिसमें कर वगैरह का कोई उल्लेख नहीं होगा। उसके अलावा क्या बता रहे हैं कि कुछ ऐसी
तालिका दे रखी है हमारे सामने आगे 9.2 प्रादेशिक समूह की, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। आगे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कुछ मामले हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय अगर व्यापार हो, मतलब व्यापार में कोई कंडीशन आती है तो उनके निपटान के लिए क्या करना होगा क्या नहीं है ना, उन चीजों के लेके तो संबंधित कुछ मामले आ जाते हैं, तो वो क्या है। ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना राष्ट्रों के लिए पारस्परिक लाभदायक होता है। भाई अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा कहीं ना कहीं वो लाभदायक भी है, यदि यह प्रादेशिक विशिष्टीकरण उत्पादन के उच्च स्तर, उच्च रहन सहन के स्तर, वस्तुओं एवं सेवाओं की विश्वव्यापी उपलब्धता, कीमतों और वेतन का समानीकरण, ज्ञान, संस्कृति और परस्फुरण को प्रेरित करता है। आगे कहता है, मतलब ये कहना का मतलब ये है कि जब कई देशों को मिलकर जब कोई व्यापार होता है ना, तो उसमें क्या है, कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम देखते हैं, चाहे उनका रहन सहन हो, इसका स्तर हो, चाहे उनके कीमतों की बात करें, या फिर उनकी जैसे कोई सेवा वगैरह है उनकी, तो एक दूसरे संस्कृति वगैरह बहुत सारी चीजें एक दूसरे से मिलती है ना। जैसे हम देखते हैं, अगर आज हम इंटरनेट की बात करते हैं तो हम पूरे विश्व को जान जाते हैं इंटरनेट से, हमें पता है कौन कैसे कपड़े पहनता है, कैसे रहता है, क्या खाना क्या पीना। तो कहीं ना कहीं से जुड़ के ऐसे ही व्यापारिक संगठनों से एक दूसरे की बहुत सारी चीजें जुड़ती है, संस्कृति भी जुड़ती है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे कहते हैं ये कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए हानिकारक हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए हानिकारक हो सकता है यदि यह अन्य देशों पर निर्भरता, विकास के असमान स्तर, शोषण और युद्ध का कारण बनने वाली प्रतिस्पर्धा की ओर उन्मुख है। कई बार क्या होता है कि ऐसी ऐसी कंडीशन, ये हानिकारक भी हो जाता है कई बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि कई बार प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा हो जाती है कि मतलब जैसे अभी डंपिंग वाली बात कर रहे थे ना, कि हम मतलब जितनी एक लागत है उस मूल्य से भी कम पर बेच रहे हैं प्रतिस्पर्धा की वजह से। कुछ कारण ऐसे भी हो सकते हैं भाई, शोषण की वजह से या युद्ध की वजह से भी हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि है, लाभदायक भी है, लेकिन कहीं कहीं कंडीशन में हो सकता है। विश्वव्यापी व्यापार जीवन के अनेक पक्षों को प्रभावित करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, व्यापार के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें जो हमारे जीवन की हैं, वो एक दूसरे से, जब हम उनकी संस्कृति से साथ बहुत सारी जलवायु, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, तो उन चीजों से ये क्या प्रभावित करते हैं बहुत सारे जीवन को। ये हमारे विश्व में पर्यावरण से लेकर लोगों के स्वास्थ्य एवं कल्याण इत्यादि सभी को प्रभावित कर सकता है। भाई हमारे जो पर्यावरण है उसको प्रभावित कर सकता है, स्वास्थ्य को, कल्याण को, क्योंकि व्यापार है, बहुत सारी चीजें हैं, प्रभावित करती है, चाहे अच्छे में चाहे बुरे में। जैसे जैसे देश अधिक व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धी बनने जा रहे हैं, उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, और संसाधन के नष्ट होने की दर इनके पुनर्भरण की दर से तीव्र होती जा रही है। क्योंकि क्या है कि संसाधनों को बहुत ज्यादा, क्या है कि हम पृथ्वी से निकाल रहे हैं ना, उनको नष्ट, मतलब एक अपन जब पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक कोई भी चीज को अगर तरीके से एक हमारी भी ये पूर्ति हो जाए, और हमारे जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी वो चीजें तैयार हो रहें, तो वो चीज तो ठीक है। लेकिन क्या है कि उससे भी ज्यादा चीजें होती हैं आजकल। हम देखते हैं कि जो खनन है उसको क्या है कि मतलब जितनी मात्रा होनी चाहिए, सीमा निकालने की जरूरत है, उससे भी ज्यादा निकाला जा रहा है आजकल। इसलिए हम जब कभी बाद में पढ़ेंगे, जीन ब्रून्स ने इस खनन को लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा है, इसको लूट रहे हो आप लोग। तो इस तरीके से चीजें हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, कि ये नष्ट कर रहे हैं, और इसे क्या है, जीव वो अपने जो पुनर्भरण है वो भी तीव्र तरीके से वो बता रहा है, नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे कहता है कि परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन भी तीव्रता से नष्ट हो रहा है, वन काटे जा रहे हैं, नदी बेसिन निजी पेय जल कंपनियों को बेचे जा रहे हैं, और गैस, तेल खनन, औषधि विज्ञान और कृषि व्यवसाय में संलग्न बहुराष्ट्रीय निगम और अधिक प्रदूषण उत्पन्न करते हुए हर कीमत पर अपने कार्यों को बढ़ाए रखती हैं। अब देखो, आप जितने भी कोई चीज, किसी चीज का जब कोई चीज बनती है पहली बार, तो आपको पता है बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, प्रदूषण भी होता है ना, बहुत सारी चीज। और अब आज ये भी बता रहे हैं कि कोई भी जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, व्यापार हो रहे हैं जितनी, तो वन वगैरह भी काटे जा रहे हैं हर चीज के लिए, है ना। नदी बेसिन है, उनके पेयजल की जो कंपनियों को बेचे जा रहे हैं, वो पूरे नदी बेसिन ही बेच देते हैं। फिर उसके लिए जैसे हम देखते हैं जंगलों में औषधि होती है ना, वो कृषि वगैरह वो सब चीजें, वो क्या है, कहीं ना कहीं प्रदूषित हो रही हैं चीजें, बहुत सारी चीजें, उन चीजों को लेकर ये चीजें बात कही गई है। ठीक है, ये कह रहे हैं उनके कार्य करने की पद्धति सतत पोषणीय विकास के मानकों का अनुसरण नहीं करती। ये वाली जो चीज है ना, सतत पोषणीय विकास के मानकों का अनुरूप कार्य नहीं करते। अगर इसके अनुरूप करे तो इसकी परिभाषा यही है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास पोषणे वाली की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें यही कहा जाता है कि भाई हम कोई चीज को यूज कर लें खुद, इतना यूज कर लें कि हमें मतलब अपनी भावी पीढ़ी के लिए भी उन चीजों को सुरक्षित रख सकें।
है ना। लेकिन हम क्या है कि उससे भी ज्यादा चीजें हो जाती हैं इस तरीके से। ठीक है, ये कहता है कि हाँ सर, अनुसरण नहीं करते यदि संगठन केवल लाभ कमाने की ओर उन्मुख रहते हैं। और हाँ, क्योंकि इनका काम मतलब एक ही होता है संगठनों को, बस लाभ कमाना है। इसे इन चीजों से मतलब नहीं होता कि कहाँ नुकसान है कहाँ फायदा, इन चीजों को बता रही है। और पर्यावरणीय तथा स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर ध्यान नहीं देते, तो ये भविष्य के लिए इसके गहरे जो है निहितार्थ हो सकते हैं। अगर इन चीजों को हम ध्यान नहीं देंगे तो ये कहीं ना कहीं भविष्य में हमें ये चीजें दिक्कत करेंगी, ये चीजें। अब इससे पहले हमारे सामने एक टेबल दे रखी है जो 9.2 के नाम से है, जो प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह है, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब पहली बात तो हम ही अभी पढ़ चुके हैं कि जो प्रादेशिक व्यापार समूह क्या होते हैं, कि कुछ देश क्या है कि एक समूह बना लेते हैं व्यापार करने के लिए। मुक्त कर मतलब उसमें कर वगैरह नहीं लेते वो लोग। तो उससे उन लोगों को फायदा होता है, जैसे एक दूसरे से अब जो चीज हमारे पास नहीं है वो हम किसी को दे देते हैं, और बिना कर के कोई टैक्स नहीं लग रहा, हमें जिस चीज की जरूरत हम ले लेते हैं। तो उस तरीके से कुछ व्यापारिक संगठन बनाए हैं। इसमें से कुछ मुख्य दे रखे हैं इसमें। एक तो दे रखा है आसियान, उसके बाद में दे रखा है CIS, उसके बाद में दे रखा है EU यानी कि यूरोपीय संघ वाला, फिर दे रखा है LAIA यानी कि लेटिन अमेरिका इंटीग्रेटेड एसोसिएशन, फिर दे रखा है नाफ्टा यानी कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, फिर ओपेक दे रखा है जो हम पेट्रोलियम से संबंधित देखते हैं, फिर साफ्टा दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या शुरू से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या चीज पढ़ेंगे, जो ये संगठन है प्रादेशिक समूह है जो, इसकी मुख्यालय कहाँ पर है, इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं, ये पहली बार कब इसकी मतलब उत्पत्ति, कब इसका गठन हुआ है, इसमें मुख्य रूप से किन की चीजें मतलब निर्यात होता है, आयात निर्यात इनका होता है, और इसमें सहयोग के जो अन्य कुछ क्षेत्र हैं तो उन चीजों को पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब इसमें क्या चीज है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे आसियान। अब आसियान क्या है, दक्षिण पूर्वी जो एशिया के देश है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, इसका मतलब उनको पढ़ेंगे हम। अब दक्षिण पूर्वी एशिया के देश कौन से हैं? आपके दिमाग में नाम आ जाना चाहिए लगभग। ये दक्षिण पूर्वी एशिया कौन सा है ना, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, और ये वाले जो वियतनाम वगैरह ये जो देश हैं, कई सारे, इनको पढ़ ले। अब कह रहा है आसियान, इसका पहली बात ये बता पूछ रहा है कि इसका जो मुख्यालय कहाँ है, ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में कहाँ पर, जकार्ता में है। ठीक है, अच्छा, इसकी जो है देश कौन कौन से हैं, इसमें ये बताता है कि एक तो हो गया ब्रुनई, एक हो गया दारुसलाम, एक हो गया कंबोडिया, एक हो गया इंडोनेशिया, एक हो गया लाओस, एक हो गया मलेशिया, एक हो गया म्यांमार, एक फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं तो वो आ गया आपके सामने। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपके सामने ये नाम पूछ सकता है, एक दो नाम दे के पूछ सकता है कि किस समूह का है, या ये पूछ सकता है कि आसियान में कौन सा देश शामिल नहीं है, पूछ सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है हमारा, है ना। तो अब हमें ये अगर ये पता है लगभग कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं वो लगभग इसी में ही है, कुछ देशों को छोड़ के एक दो देश देश हैं, लेकिन वो आपको जब आप इन देशों को देख लो, इनके अलावा कोई देश बच जाता है तो वो चीजें हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे सामने क्या आएगा आगे कि भाई 1967 में इसकी क्या हुआ, इसका गठन हुआ भाई 1967 में। ठीक है, ये बता रहा है 1967 में। ठीक है, उसके अलावा क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगस्त का महीना इसने दे रखा है। अगर अगस्त दे रखा है तो हो सकता है कोई मिलान में आ जाए, कई बार क्या करता है 1967 सबको याद है लेकिन आगे वो अगस्त जुलाई ऐसे डाल देता है कई बार, क्योंकि NCERT में लिख रहा महीना है ना, इसलिए हमें इस अगस्त में थोड़ा याद रखना है। ठीक है, आगे कहता है कि भाई इसमें जो वस्तुएं हैं ज्यादातर, अगर आपको पता है कि भूमध्य रेखा के आसपास के देश हैं, और भूमध्य रेखा पर कौन सी जलवायु है, वहां पर क्या ज्यादा उत्पन्न होती है, जैसे रबड़ है, ताड़ है, तेल है, चावल है, नारियल, कॉफी, खनिज, ये वगैरह, ये चीजें आपस में ये लोग करते हैं। अब इसमें देखो कहीं गेहूं वगैरह का ज्यादा नाम नहीं है, क्यों, क्योंकि गेहूं किस कौन सी फसल है, शीतोष्ण कटिबंध की ज्यादा फसल है ना, इस तरीके से। तो ये आप देखोगे ये चीजें, आप जैसे प्राकृतिक गैस वगैरह ये कुछ ऐसी चीजें, अब ऐसा नहीं है कि ये चीज जो यहाँ पर है तो और देश या और कोई समूह नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मुख्य मुख्य हमको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन इससे ज्यादा इंपोर्टेंट, वस्तुओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे सामने, उसकी मतलब कब वो गठन हुआ है, कौन कौन से देश हैं, कहाँ उसका मुख्यालय है, क्योंकि मुख्यालय को देकर और चार आपको क्रम जमवा भी सकता है ना, या फिर स्पेशल पूछ सकता है इस तरीके से। लास्ट में कह रहा है कि सहयोग के अन्य क्षेत्र क्या है, जैसे आर्थिक वृद्धि त्वरित हो इससे, भाई आर्थिक वृद्धि, सांस्कृतिक विकास भी होता है, शांति और प्रादेशिक स्थायित्व, वो चीजें कह रहे हैं भाई, शांति बनी रहती है इस चीज से भाई, अशांति का ज्यादा माहौल नहीं है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे CIS। ठीक है, यानी कि आसियान हमने पढ़ लिया है। और इस आसियान का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, आसियान का नाम आते ही। अब हम पढ़ेंगे CIS।
अब CIS में क्या पढ़ेंगे हम? CIS में हम दो चीजें पढ़ेंगे, वो चीजें पढ़ेंगे कि भाई एक तो इसका मुख्यालय कहाँ है, बेलारूस। अब आपको बेलारूस का पता होना चाहिए, बेलारूस देश कहाँ है? बेलारूस यूक्रेन के जस्ट उत्तर में है ये देश, बेलारूस। और उसकी राजधानी है मिस्क, है ना, मिसक, मिस्क बोल दो, मिन्स्क बोल दो, ये उसमें इसका मुख्यालय है। अब इसका मतलब आपको पता रहना चाहिए कि ये जो बेलारूस कहाँ पर है, इसकी राजधानी CIS की, ठीक है। और वैसे अगर हम देखें, ये कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट होते हैं, जो मतलब CIS की फुल फॉर्म है ना, स्वतंत्र राष्ट्र कूट राज्य। अब आप समझो इसकी कि भाई इसमें कौन कौन से देश हैं। अब आपने एक चीज देखी होगी, जब रूस का विघटन हुआ था 15 देशों का एक समूह था पहले, जिसकी अभी कल परसों सर भी बात कर रहे थे कि भाई ऐसे वो 15 देश थे। 15 देशों में से क्या हो गया कि वो 3 देश शामिल नहीं हुए, बाल्टिक वाले, समझ रहे मेरी बात। उसके अलावा जो 12 देश बच गए, वो इसके समूह थे। अब उनका मैं नाम इसमें भी दे रखा है, अपन देख लेते हैं। इसमें आप देखिए, देखे आर्मेनिया है, अजरबैजान है, बेलारूस है, जॉर्जिया है, कजाकिस्तान है, और किर्गिस्तान है, और मालडोवा है, रूस है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, यूक्रेन है, और उज्बेकिस्तान है। किसी भी चीज को याद करने के लिए वो तरीका जब अपन मैपिंग में पढ़ेंगे, जैसे 5 तो तान वाले देश हो गए, जो मध्य एशिया वाले देश हैं, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है ना, और तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 5 वो हो गए। 3 आप देखोगे जब आप जो एक तो काला सागर, और एक आप देखोगे कैस्पियन सागर के बीच के देश हैं, ठीक है, जो जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया, तीनों देश हो गए। उसके अलावा क्या है कि यूक्रेन से जस्ट ऊपर वाला, यूक्रेन से जस्ट नीचे वाला देश, नीचे वाला मालडोवा, और ऊपर जस्ट है वो बेलारूस है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप मैप में देखोगे तो शायद आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। और एक खुद रूस हो गया, रूस भी इसमें शामिल है, ठीक है। ये चीज अच्छा, ये क्या है, इसकी जो उत्पत्ति की बात कर रहा है इसमें नहीं दे रखी, लेकिन वैसे इसका जो हुआ था 1991 में हुआ था, अगर आपके पास नहीं है तो आप लिख सकते हो, है ना, 1991 में। उसके अलावा ये आगे कह रहा है कि ये किस चीज के लिए ज्यादा है भाई, यहाँ पर ये कह रहा है कि तेल है, प्राकृतिक वो तेल हो गया, गैस हो गया, सोना हो गया, कपास हो गया, एल्यूमिनियम वगैरह हो गया। तो इस चीज को आप मोटा मोटा देख सकते हो। बाकी जो चीजें हैं, लास्ट वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो शुरू के जो, एक तो अपना कौन सा प्रादेशिक समूह है, फुल फॉर्म क्या है, उसके अलावा हम क्या कह रहे थे, हम मुख्यालय की बात कर रहे थे, कौन कौन से देश शामिल है, कब हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, हर बार, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, अच्छा इसकी वो देख लें कि सहयोग वाली जो बात कर रहा है, अर्थव्यवस्था, प्रतिरक्षा, और वही चीजें हैं, विदेश नीति वगैरह वो मामले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहो तो देख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे EU, ठीक है, यूरोपियन वाला जो समूह है वो वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बेल्जियम, बेल्जियम में ब्रुसेल्स इसकी राजधानी, बेल्जियम देश की। अब बेल्जियम कहाँ है, जब हम कल बात कर रहे थे तो हम देखेंगे रूस और जर्मनी से जब हम किसकी तरफ चलेंगे, नीदरलैंड की साइड चलेंगे, तो वहां पर है लेक्जमबर्ग के, छोटा छोटा देश है लेक्जमबर्ग है, तो वहीं पर है ये क्या बोलते हैं, बेल्जियम। और बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। यहाँ पर इसकी क्या है, मुख्यालय है। किसकी बात कर रहे हैं हम, EU की बात कर रहे हैं, है ना, यूरोपीय संघ की। अब यूरोपीय देश में बहुत सारे देश आ जाएंगे आपके सामने। इनको याद करने का तरीका क्या है भाई, आप एक बार मैप देखोगे, मैप में अच्छे से इन चीजों को देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इसके अलावा एक संगठन और आएगा, इसमें दे नहीं रखा, इसी का आता है वो, है ना, एफ्टा करके ऐसा कुछ आता है वो। तो उसमें 4 देश हैं, उनको हटा दो, बाकी जो देश बच जाते हैं यूरोप के, वो लगभग सारे आ जाते हैं लगभग, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा इसकी बता रहा है ये 1957 में, मतलब इसके मार्च में इसकी जो है EEC, शुरू में इसका नाम था 1957 में, फिर बाद में ये EU बन गया फरवरी 1992 में। ये भी पूछा जा सकता है कि 1992 में इसको किस नाम से इस तरीके से जाना गया, ठीक है, EU को। अच्छा इनमें बात हो गई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं भी कह रहा हूँ, वस्तुओं से संबंधित कम क्वेश्चन आता है, क्योंकि उनके पास एक क्वेश्चन देना है उनको, तो ये चीजें बहुत सारी हो जाती हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर आता है जब तक हम पिछला ट्रेंड देखते हैं, ठीक है, उस तरीके से। तो आप इन चीजों को इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। आगे लास्ट में इन्होंने कह रखा है एकल मुद्रा के साथ एकल बाजार, देखो इनकी अलग ही मुद्रा है, उस तरीके से ये अलग ही मुद्रा, अपना व्यापार करने के लिए बाजार, एक ही बाजार है इन लोगों का, इस तरीके से ये इन्होंने कर रखा है। इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हो, एकल मुद्रा और एकल बाजार, ये जो विशेषता है इनकी, स्पेशली लगा लो आप। अब हम पढ़ेंगे LAIA, लेटिन अमेरिका इंटीग्रेटेड एसोसिएशन, ठीक है। अब उरुग्वे, अब उरुग्वे देश कहाँ है, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के तट पे देखोगे आप, ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में देखोगे आप। अगर आपके पास, आप एटलस जरूर रखें, है ना, एटलस आप जरूर रखें।
तो उसकी क्या है, मोंटेवीडियो एक जगह है, तो वहाँ उरुग्वे इसकी राजधानी है। तो यहाँ पर इसकी क्या है, वो है क्या बोलते हैं इसका मुख्यालय। अच्छा, लेटिन अमेरिका का नाम आता है, आपको पता रहना चाहिए। लेटिन अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका और मध्य एशिया वाला वो देश होते हैं, ये आपको नॉर्मल पता है इन चीजों का। तो इस तरीके से इसका जो गठन बता रहा है 1960 में, ठीक है। इसमें कुछ देश हैं, उन देशों को आप देख सकते हो, जैसे अर्जेंटीना है, बोलिविया है, ब्राजील है, कोलंबिया है, इक्वेडोर है, मेक्सिको है, पराग्वे है, पेरू है, उरुग्वे है, वेनेजुएला है। अब ये देश अगर आपके पास जब वो मैप होगा आपके पास, तो आप इनको आराम से देखोगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी आराम से। इसके अलावा क्या है कि जब आप इसको, हम नॉर्मल जब तक मैप में नहीं देखेंगे कुछ चीजें हमारे सामने से लगेगा कि यार पता नहीं क्या कंडीशन है क्या नहीं है, उस तरीके से। ये मुख्य मुख्य देश हो गए, इसकी कोई खास ऐसी विशेषता इन्होंने नहीं दे रखी। आगे बढ़ते हैं हम, नाफ्टा, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, नाफ्टा की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय कहीं नहीं दे रखा, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहा है ये, ठीक है। उसके अलावा क्या कहता है ये, वैसे अगर हम नाफ्टा में देखते हैं देश तीन आते हैं मुख्य रूप से, ऊपर के जो तीनों हैं, लेकिन इसमें एक ही दिखा रखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। 1994 में इसका क्या दिखा रखा, गठन दिखा रखा है। और ज्यादातर मोटर गाड़ी है, कृषि उत्पाद है, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह के वस्त्र, ये जो चीजें हैं ये बता रहा है। आगे हम पढ़ते हैं ओपेक। ओपेक होता है मतलब जो पेट्रोल से संबंधित जो देश हैं ज्यादातर, ठीक है। ओपेक का ये जो फुल फॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और इनकी क्या है, एक चीज ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी हमें कि भाई फुल फॉर्म भी पूछ सकता है किसी की भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि इसकी राजधानी जो इसमें शामिल देश है उसमें नहीं है। भाई ओपेक की अगर हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है ना, वो वियना, वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया कहाँ है, यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रिया। तो आप इतना जानते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑस्ट्रिया में वियना देश है। क्योंकि अब आप ऐसे थोड़ा याद कर सकते हो कि यार ये पेट्रोल वाले कभी आग वाग लग जाए, इसलिए राजधानी अपने देशों में नहीं बाहर कर देते हैं। तो ऐसे थोड़ा आप एक ट्रिकली याद रख सकते हो भाई, इसी की एक राजधानी थोड़ी ऐसी है जो थोड़ा कुछ अलग हटके है, वियना में है। ये हमने देख ली, वियना कहाँ, ऑस्ट्रिया में। इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे, अब देखो इसमें जो कुछ देश दे रखे हैं, जबकि इसके अलावा आप किसी सर से या किसी से पढ़ो जो वर्तमान में कितने देश शामिल हैं नहीं है, वो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे तरीके से। हम भी पढ़ा देंगे, आप भी कर लोगे, लेकिन क्या है, पहले मैं एनसीईआरटी में वो चीज बता रहा हूँ। जिसकी भी आपको कोई चीज पूछनी हो, किसी चीज को कोई आपको डाउट हो, आप पूछ सकते हैं ना लास्ट में, क्योंकि हर चीज इसमें नहीं दे रखी, लेकिन जो इसमें दे रखी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई एक नॉर्मल देखें, वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठता है इस तरीके से। 1949 में क्या बता रहा है ये, ओपेक की स्थापना बताता है, लेकिन कहीं कहीं आप 1960 भी देखोगे इसकी। इस तरीके से छोटा मोटा जो डाउट है, मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप सर ने भी शायद 1960 लिखवा रखा है इसका। एक बार आप इसको देख लेंगे थोड़ा सा, है ना। ये कह रहा है कि भाई ये देश दे दिए इन्होंने, अल्जीरिया है, इंडोनेशिया है, इराक इराक ईरान, कुवैत, लीबिया, है ना, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला वगैरह। लेकिन अब मोटा मोटा एक बात बताता हूँ, पहले एक देश था इसमें, अंगोला नाम से पढ़ते थे अपन जो अफ्रीका का, तो वो अब हट चुका है 2024 में 1 जनवरी से। तो इस तरीके से अगर आप कहीं भी आप उसको पढ़ो तो आप उसको थोड़ा ध्यान रख लेना। आप कहोगे तो इन सबके देश एक एक बार मैं बता दूंगा, आप जैसा कहोगे वैसे जो इसमें दे रखा फिलहाल वही देख लेना आप, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज आपके सामने ये आई होगी कि इसमें दे रखा है, हाँ, दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है इसमें, कौन सा शामिल है ओपेक में, वेनेजुएला। इसका मतलब, इसका मतलब वेनेजुएला पेट्रोल में मतलब मुख्य भूमिका निभाता है, ये चीजें हैं, ठीक है। इस तरह वो बाकी खाड़ी वाले देश थे वो जो आपके सामने है। लास्ट में आते हैं अपना साफ्टा, अपने इंडिया वाला। इसमें क्या है, लगभग अपने जैसे भारत है, ये देख लेते हैं, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। अब इसको थोड़ा अफगानिस्तान वगैरह को भी शामिल कर लिया है, लेकिन उस टाइम इसमें नहीं दे रखा, तो वो कुछ अलग कंडीशन है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन, क्योंकि हम साउथ में तो रहते हैं, साउथ एशियन और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। ये चीजें हैं, और ये जो इतने व्यापार होते हैं फ्री करों के माध्यम से होते हैं, इस तरीके से इसमें दे रखा है। अब हम आगे पढ़ते हैं, जो पत्तन पढ़ेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार। इससे संबंधित कोई चीज आपको लग रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर जस्ट हम उस पर चल रहे हैं, पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार पर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पत्तन। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में मुख्य प्रवेश का प्रवेश द्वार जो होता है वो पोताश्रय तथा पत्तन होते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो उसका मुख्य द्वार या मुख्य प्रवेश द्वार क्या होता है, भाई बंदरगाह ही होंगे, पत्तन होंगे, ठीक है। ये कह रहा है आगे, इन पत्तनों के द्वारा जहाजी माल और यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में क्या करते हैं, जाते हैं, ठीक है।
पत्तन जहाज के लिए गोदी, लादने, उतारने, भंडार भंडारण के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो ये पत्तन क्या होंगे, वहाँ माल आएगा तो गोदी के लिए, लादने के लिए, उतारने के लिए, भंडारण के लिए सारी सुविधाएं होती है वहाँ पे। इन सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से पत्तन के प्राधिकारी नौगम्य द्वारा रख रखाव जो रस्मों वे बजरों यानी छोटी अतिरिक्त कुछ नौकाएं की व्यवस्था करने और श्रम एवं प्रबंधकीय सेवाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हैं। एक पत्तन के महत्व को नौबहार के आकार और निपटान किए गए जहाजों की संख्या द्वारा निश्चित किया जाता है। एक पत्तन द्वारा निपटारा जो है नौभाग उसके पृष्ठ प्रदेश के विकास के स्तर का सूचक है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो एक पत्तन होता है उसका महत्व किस किस तरीके से है, तो नौभार के आकार वगैरह को उसके कितने वो निपटान कर देता है उस तरीके से, है ना। इस चीज को ये कोई ऐसे आप देख सकते हैं थोड़ा सा। नीचे एक दे रखा है चित्र, सैन फ्रांसिस्को विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध पत्तन है। मतलब विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध पत्तन है, स्थल के अंदर है ये, मतलब तट से थोड़ा दूर है अंदर। कहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है अभी, एनसीईआरटी में लिख रहा है। अब आपको पता होना चाहिए सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है, अमेरिका के पूर्वी तट पर या पश्चिमी तट पर, ये आप बताओगे। क्योंकि आप ये चीजें पढ़ चुके हैं हम पहले पश्चिम परिवहन में। पश्चिमी। हाँ पश्चिम तट पर, क्योंकि हमने सिएटल पढ़ा था, लॉस एंजल्स पढ़ा था, सैन फ्रांसिस्को पढ़ा था, पश्चिम तट पर है ना। सैन फ्रांसिस्को जो है सबसे ज्यादा जो हम चिप वगैरह देखते हैं ना कंप्यूटर की, है ना, उसके लिए मतलब ये चीजें सिलिकॉन वगैरह के लिए उसके लिए ज्यादा फेमस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे पत्तन बंदरगाहों को पढ़ेंगे हम। ये कहता है कि इसके प्रकार पढ़ेंगे हम, पत्तन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सामान्य पत्तनों का वर्गीकरण उनके द्वारा संभाले गए यातायात के प्रकार के अनुसार किया जाता है। जैसे वो कार्य कर रहे हैं, जैसे वो संभाल रहे हैं जिन चीजों को, उस हिसाब से इनको क्या किया, वर्गीकृत कर दिया गया। निपटाए गए नौ भार के अनुसार पत्तनों के कुछ प्रकार हैं। एक तो होता है औद्योगिक पत्तन, जिसमें उद्योग से संबंधित चीजें होंगी। जैसे ये पत्तन थोक नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं, जैसे अनाज है, चीनी है, अयस्क है, तेल है, रसायन वगैरह इस प्रकार पदार्थ होते हैं औद्योगिक के लिए। फिर आता है वाणिज्यिक पत्तन होते हैं। ये पत्तन सामान्य नौभार समवैश्विक उत्पादों और विनिर्मित वस्तुओं का निपटान करते हैं। ये यात्री यातायात का भी प्रबंधन करते हैं। वाणिज्य वाले जो होते हैं ना, तो वो यातायात का भी करते हैं, ध्यान रखना साथ में। मतलब कौन सी यातायात, यात्रा वाली, है ना। ठीक है, उसके अलावा एक लेनिनग्राड का वाणिज्य पत्तन दे रखा है। अब आप, लेनिनग्राड कहाँ पर है, रूस में है, पहली बात। और इसी से ही वो सेंट पीटर्सबर्ग बोलते हैं, यहीं पे ही। यहीं से तो जा रही थी हमारी वो ट्रेन, जा रही थी ना, जो कहाँ, व्लादिवोस्टॉक के लिए पार, जो हम देख रहे थे साइबेरियन वाला, है ना। तो लेनिनग्राड वहीं पे ही है, वो वाणिज्य पत्तन दे रखा है उसका। तो लेनिनग्राड पूछ सकता है कौन से देश में, रूस में। ये कह रहा है कि विस्तृत पत्तन भी हो सकता है। ये पत्तन बड़े परिमाण से सामान्य नौभार का थोक में प्रबंधन करते हैं। संसार के अधिकांश महान पत्तन विस्तृत पत्तनों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। ज्यादातर जो बड़े बंदरगाह हैं वो संसार के क्या है कि महान पत्तनों में से होते हैं। ठीक है, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब तक हमने जो चीज पढ़ ली वो नॉर्मल है, आपको समझ में आ रही है। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे इनमें से कुछ चीजें आपके काम की चीजें हैं। अवस्थिति का आधार पर जो पत्तन हम पढ़ेंगे, ये आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनने की तो है कि कोशिश है। ठीक है, ये एक तो अंतर्देशीय पत्तन होते हैं। अंतर्देशीय का मतलब क्या हो गया, अंतर्देशीय का मतलब तो यही हो गया कि भाई जैसे या तो तट के सहारे किसी देश से हम व्यापार करते, जैसे अपने इंडिया में ही करते हैं ना, देश के अंदर की बात करें अंतर्देशीय उस तरीके से। या कोई नदी हो सकती है, या कोई अंदर से कोई झीलों के माध्यम से कर सकते हैं, अंदर देश के अंदर से तट से लगभग, मतलब थोड़ा बहुत दूर ऐसे देख लेते हैं, हमने इसको पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा। ये पतन समुद्री तट से जो है दूर होते हैं, तट से अंदर होते हैं, अवस्थित होते हैं। ये समुद्र से एक नदी अथवा नहर द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब ये थोड़ा आंतरिक अंदर अंदर है देश के अंदर थोड़ा सा, है ना। लेकिन ये कोई नदी वगैरह के माध्यम जुड़ा होता है किससे, समुद्र से, और समुद्र से थोड़ा सा दूर होता है। ऐसे पतन चौरस तल वाले जहाज तथा बजरे द्वारा ही गम्य होते हैं। मतलब ये पत्तन जो होते हैं चौरस तल होना चाहिए इनका, बिल्कुल एकदम सपाट जैसा। उबड़ खाबड़ होगा तो फिर वो नाव वगैरह कैसे चलेंगे उसमें, वो जहाज वगैरह। उदाहरण, ये जो मैनचेस्टर दे रखा, मैनचेस्टर एक नगर से जुड़ा है। फिर करा मैसिफ जो है मिसिसिपी नदी पर स्थित है। राइन के अनेक पत्तन जैसे मैन हीम
और ड्यूसबर्ग और कोलकाता, हुगली नदी जो गंगा नदी की शाखा। अब आपको उदाहरण पूछ सकता है, उदाहरण देखे कि अंतर्देशीय पत्तन कौन कौन से हैं। जैसे इन्हें मानचेस्टर दे रखा है, मैसिफ जो मिसिसिपी नदी पर है ना, मैन हीप, इस तरीके से दे रखे हैं चीजें। जैसे राइन नदी पे हैं कौन कौन से हैं, और राइन नदी पे स्पेशली उन्होंने दे रखे हैं मैन हीम, ड्यूसबर्ग, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से थोड़ा देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बाह्य पत्तन कौन से होते हैं, जो भाई मतलब देश के अंदर से थोड़ा सा बाहर, या तो तट पे होंगे, थोड़ा अंदर होंगे। ये गहरे जल के पत्तन है, जब अंदर चले जाएंगे हम समुद्र में, जो वास्तविक पत्तन से दूर होते हैं, है ना, जो पत्तन होते हैं वहां पे, यानी कि बंदरगाहों से वास्तविक होते हैं, उनसे दूर होते हैं। ये उन जहाजों और बड़े आकार के कारण, ये उन जहाजों जो अपने बड़े आकार के कारण उन तक नहीं पहुंच पाते। मतलब जैसे बहुत सारे बड़े जहाज होते हैं जो तट तक नहीं पहुंच पाते, बहुत बड़े जहाज, तो उनको क्या करते हैं, वो जो बाह्य पत्तन है ना, जो समुद्र की गहराई के अंतर, मतलब जहाँ गहरा पानी है, वहां पर ये इस तरीके से काम आ जाते हैं। आगे कहता है कि वहां से ग्रहण करके पैतृक पत्तनों को सेवा देते हैं। वहां तक, वहां माल उतार लिया, वहां से क्या कहीं भी भेज दो छोटी नाव से या उनसे। उदाहरण जैसे एथेंस तथा यूनान में इसके बाह्य पत्तन और पिरेयस एक उच्च कोटि का संयोजन है। देखो मैं मान रहा हूँ कि पत्तनों में कुछ नाम अजीब से आएंगे आपको, लेकिन ये चीजें क्या है कि एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं, एक दो 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 तीन तीन दे रखे हैं, इनको अलग से लिख के कैसे भी याद करना है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है आंतरिक कौन सा, बाह्य कौन सा, उदाहरण मिलान करवा दे, है ना, इस तरीके से थोड़ा सा। क्योंकि एनसीईआरटी में जब क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, तो नॉर्मल क्वेश्चन तो ज्यादातर बन चुके हैं पहले ही, कोई नया क्वेश्चन जो बनाता है इस तरीके से बनाता है, और हम कहते हैं यार क्वेश्चन कहाँ से आ गया, है ना, इस तरीके से। तो एनसीईआरटी में से ज्यादा पूछते हैं क्वेश्चन वैसे। विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पत्तनों के प्रकार। अब कुछ स्पेशल जो कार्य होते हैं किसी चीज के लिए, विशिष्ट, जो उसी के नाम से वो मतलब वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे हम देखें तेल पत्तन है, अभी से पता चल रहा है हमें तेल पत्तन से, तेल पत्तन से क्या पता चल रहा है हमें, ये पत्तन तेल के प्रक्रमण और नौ परिवहन का कार्य करते हैं। इसका मतलब तेल से संबंधित पत्तन है। जैसे कुछ टैंकर जब जाते हैं, रास्ते में लंबा सफर होता है, तो बीच में उनके लिए पेट्रोल वगैरह, वही वो तेल वगैरह कहाँ से आएगा, इन टैंकरों से आएगा। तो ये कह रहा है कि ये पत्तन तेल के प्रक्रमण और नौ परिवहन का कार्य करते हैं। इनमें कुछ टैंकर पत्तन हैं तथा कुछ तेल शोधन पत्तन भी हैं। वेनेजुएला में मराकाइबो, मराकाइबो झील है वहां पर, कहाँ पर, वेनेजुएला में, और बहुत फेमस है, क्योंकि आप जब देखोगे ना भंडार की बात करोगे, तो बहुत भंडार है यहाँ पे तेल का, है ना। ऐसे ट्यूनीसिया में अशखीरा, कहाँ की बात कर रहा है, ट्यूनीसिया की। अच्छा, ट्यूनीसिया देश कहाँ पर है, किसी को पता है? अफ्रीका के उत्तर में जाओगे थोड़ा सा, लीबिया, ट्यूनीसिया, है ना, तो उस तरीके से। ये कह रहा है लेबनान, लेबनान में कौन सा, त्रिपोली टैंकर। और पर्शिया, ईरान, वही वाला, उसकी खाड़ी में आबादान, एक कैसा है, तेल शोधक पत्तन है, ईरान देश में आबादान, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा है। तो तेल पत्तन कौन कौन से हैं, आपसे तेल पत्तन ही नहीं पूछेंगे, तेल पत्तन से हो सकता है पूछ ले कि मराकाइबो किस देश में है, अशखीरा कहाँ पर है ना, नॉर्मल क्वेश्चन है। और जो एनसीईआरटी, भाई मैं तो एक मानता हूँ एनसीईआरटी में जो चीजें हैं, जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, कुछ चीजें वो शब्द वो पहली बार भी नहीं पढ़ पाते कई बार। अच्छा, मैं आप सब आप देख सकते हो कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो आज तक आपने खूब पढ़े ही नहीं, नहीं तो आपने सब जगह से पढ़ रखी हैं चीजें, क्वेश्चन खूब निकाले होंगे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो एनसीईआरटी में ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, उस तरीके से। फिर हम आगे देखते हैं इसमें, आगे बात करता है ये मार्ग पत्तन। ये मार्ग पत्तन कोई विश्राम पत्तन, जैसे लंबे सफर के लिए जो जहाज जाते हैं वो रास्ते में आराम कहाँ करेंगे, तो ऐसे पत्तन होते हैं बीच में जो आराम वगैरह करते हैं, जहां पर जैसे आपने कल परसों पढ़े तो होनोलुलु पढ़ा होगा, याद भी होगा। तो किस महासागर के अंतर्गत आप बता सकते हैं मुझे? उत्तरी उत्तर में, प्रशांत। हाँ, प्रशांत महासागर में, है ना। तो इस तरीके से चीजें ध्यान रहती हैं, क्योंकि वो विश्राम, क्योंकि आप देखो प्रशांत महासागर कितना बड़ा है, अब कोई वहां से जाएगा तो कम से कम आराम के लिए थोड़ा बहुत क्या रास्ते में क्या है, सो जाती चीजें, उस तरीके से। वे ऐसे, अब पढ़ रहे हैं हम इसमें, ये ऐसे पत्तन हैं जो मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित होते हैं। यहाँ पर विश्राम करेंगे भाई, जो बीच में इतना लंबा सफर है, जहां पर जहाज पुनः ईंधन भी भरते हैं, जल भी भरते हैं, खाद्य सामग्री लेने के लिए लंगर डाला करते थे। बाद में वे क्या हो गए, वाणिज्य पत्तनों में विकसित हो गए। धीरे धीरे क्या है, जैसे कुछ बंदरगाह ऐसे थे जो और भी चीजें विकसित हो गई इसके साथ साथ। पहले आराम के लिए ज्यादा थी ये चीजें, जैसे हम देखते हैं
तेल वगैरह के लिए, ईंधन के लिए, भोजन के लिए। अब कह रहा अदन, होनोलुलु, सिंगापुर इसके अच्छे उदाहरण है। सिंगापुर भी बहुत अच्छा उदाहरण है, होनोलुलु भी, अदन है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम पैकेट स्टेशन। अच्छा, स्टेशन मतलब वही पत्तन की बात कर रहा है। इसे क्या है, इसे फेरी पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ध्यान रख दो, पैकेट फेरी वगैरह लगाते हैं ना, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों तय करने के लिए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन आवागमन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये पैकेट किसके होते हैं, ऐसे मतलब डाक वाला वो होते हैं, जो पैकेट होते हैं डाक वगैरह अपन देखते हैं, डाक से आती कुछ चीजें। और यात्रियों के लिए भी ये चीज आवागमन के लिए है, पैकेट वाले। स्टेशन जोड़ों से इस प्रकार अवस्थित है, ठीक है, कि ये वे जलीय क्षेत्र के आर पार एक दूसरे के सामने होते हैं। उदाहरण जैसे इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोवर तथा फ्रांस में केलाइस। ठीक है, अब कहाँ की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, और इंग्लिश चैनल की बात कर रहे हैं। जब फ्रांस और इसकी बात करें, इंग्लैंड के बीच में एक इंग्लिश चैनल है, आप वहाँ देखोगे। ठीक है, इंग्लिश चैनल, तो वहाँ की बात कर रहा है। वहाँ पर एक दो क्षेत्र हैं, डोवर है और क्या है, फ्रांस में मतलब ये है केलाइस। तो ये इसके उदाहरण है, इस तरीके से दे रखा है। आपसे पूछ सकता है कि भाई पैकेट स्टेशन या पैकेट पत्तन के उदाहरण कौन से हैं मुख्य रूप से, कोई पूछ ले गलती से। और उदाहरण दो ही दे रखे हैं, तो इनको हमें याद रखना चाहिए थोड़ा सा। अगर लोकेशन भी याद है ना, तो आपको याद रहेगा पैकेट कहाँ की बात कर रहे हैं, इंग्लिश चैनल वहाँ पे है ना, आप लोकेशन देख रहे होंगे तो याद। चीजें जो भी ज्योग्राफी में लोकेशन से ज्यादा अच्छी याद होती है, मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे मैंने अनुभव किया है। आप सब भी खैर ज्यादा जानते हो इस चीज में। आगे पढ़ते हैं आंतरिक पत्तन। आंतरिक पत्तन वो पत्तन होते हैं जैसे बाहर से माल आया, एक जगह इकट्ठा किया पहले। मतलब जैसे सिंगापुर है, तो इधर आसपास के जो देश है ना, पहले वहां से सारा माल कहाँ गया, आंतर मतलब आंतरिक है वो, यहाँ पे माल आ गया कहाँ पर, सिंगापुर में। अब यहाँ से कहाँ जाना, एक्सपोर्ट होगा, उस तरीके से आंतरिक पत्तन कह रहे हैं। वे, अभी कह रहा है ये वे एक एकत्रण केंद्र है, मतलब जहाँ एकत्र होता है माल, जहाँ विभिन्न देशों से निर्यात के लिए वस्तु लाई जाती है। निर्यात के लिए वस्तु लिया एक साथ। फिर जैसे सिंगापुर एशिया के लिए एक आंतरिक पत्तन है, उदाहरण है, तो आप दे सकते हो। ऐसे रोटरडम हम पढ़ रहे थे जब, कल राइन नदी के सामने था रोटरडम वाला, हम देख रहे थे, है ना। ऐसे कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र में है ये, के लिए आंतरिक पत्तन है। अब देखो तीन आपके सामने उदाहरण दे रखे हैं, और मैं अभी भी कह रहा हूँ और जगह से पता नहीं क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। सिंगापुर से, रोटरडम से, कोपेनहेगन से क्वेश्चन कई बार पहले आए हुए हैं, आए तो सब जगह से हैं। लेकिन ये इस तरीके से पूछा जाता है कि भाई आंतरिक पत्तन इनमें से कौन सा है, आप कहोगे सिंगापुर है। ठीक है, अभी उदाहरण मैंने आपको दिया। ऐसे रोटरडम है, क्योंकि राइन वगैरह नदी आसपास जो फ्रांस के देश हैं, जो वो कहाँ पर लेके जाएंगे, इकट्ठा करेंगे पहले रोटरडम पे, तो वहां से फिर निर्यात कर देते हैं उस तरीके से। अब आएगा हमारे सामने आगे नेक्स्ट, नौ सेना पत्तन। अभी आपको पता है, नाम से पता चल रहा है भाई, कुछ जैसे अमेरिका है, बहुत सारे ऐसे द्वीप ले रखे हैं, ऐसे बंदरगाह है, पत्तन है, जहाँ पर उनकी नौसेना रहती है, उस तरीके से। ये केवल सामाजिक महत्व के पत्तन है। ये पत्तन युद्धक जहाजों से सेवाएं देते हैं, तथा इनके लिए जो है मरम्मत कार्यशालाएं चलाते हैं। जैसे कोच्चि है, कारवाड़ है, भारत में ऐसे पत्तनों को उदाहरण है। आपसे पूछा जा सकता है भारत में सब, और गारंटी से मुझे लगता है अच्छा क्वेश्चन है। नौसेना पत्तन को उदाहरण कोच्चि और कारवाड़, है ना, कारवाड़ अपने यहाँ का भारत में, ये से इसको उदाहरण है। क्योंकि उदाहरणों से ज्यादा क्वेश्चन बन रहा है मुझे लगता है पत्तनों में से। और कुछ चीज ये भी है कि आपको नाम से पता रहना चाहिए कि भाई तेल पत्तन है, मार्ग पत्तन है। मार्ग को ही क्या बोलते हैं, क्योंकि मार्ग में विश्राम करना पड़ता है, तो विश्राम पत्तन बोल देते हैं उसको। उस तरीके से हम आंतरिक पत्तन बोलते हैं, जो मतलब जो कहीं से माल आया और वहां पे पहले एकत्रित किया, फिर उसको हम निर्यात करेंगे। अब पहले हम ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, फिर अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई चीज होगी, तो हम साथ में कर लेंगे मिलके। पहला क्वेश्चन है, संसार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। अभी हमने बात चली थी, अभी जब औद्योगिक केंद्र की बात चल रहे थे, जो संसार का अधिकांश महान पत्तन है, वो किस तरीके से वर्गीकृत किए गए हैं। आंसर क्या आएगा, विस्तृत पतन। कोई बताएगा। सर औद्योगिक विस्तृत पत्तन, औद्योगिक औद्योगिक पतन होना चाहिए। नहीं, एनसीईआरटी में भी अभी हम पढ़ रहे हैं, औद्योगिक पत्तन था, विस्तृत कहीं लिख रहा था। अभी मैं, हमने पढ़ा है शायद, एक बार थोड़ा सा देखें वापिस आगे, कहाँ पे लिख रहा था, मैंने शब्द देखा है। नहीं, क्या है? विस्तृत पतन होगा सर। एक बार हाँ वही देख लेता हूँ, वो शब्द लिया था अभी, अब हमने एक बार देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। आप विस्तृत बता रहे हो ना, है ना। हाँ, हाँ, ये सब, हाँ ठीक है। संसार के अधिकांश महान पत्तन विस्तृत पत्तनों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, जो विस्तृत है ना संसार के, और क्योंकि व्यापार संबंधित बता रही है, तो ठीक है। और महान पत्तन वर्गीकृत किया अधिकांश, ठीक है। तो इसमें आप आंसर कर लीजिए, विस्तृत मतलब बी है।
ये आगे कहता है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव हुआ है। महाद्वीपों में से बता रहा है। अब महाद्वीपों में से यूरोप। विश्व व्यापार सबसे ज्यादा यूरोप वगैरह में ही, ठीक है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। भाई यूरोप वाले ही थे सबसे पहले, इस तरीके से। आगे कह रहा है कि दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है। मैं अभी कह रहा था उस टाइम, बताओ आप लोग। हाँ, एकमात्र देश है वेनेजुएला जो उसका सदस्य था ओपेक का, ठीक है। निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है। कौन सा समूह था उसमें जिसकी हम बात करते अपना आ गया। आसियान। आसियान नहीं, साफ्टा। भारत की बात करें आसियान में तो दक्षिणी पूर्वी एशिया वाले देश, जबकि साउथ एशिया वाले उसमें है हमारे साफ्टा में। जी, अब कोई बताओ, आपका कोई क्वेश्चन कोई चीज हो, सबको मिलके करते हैं फिर। चलो मैं एक बार मुख्यालय पूछ लेता हूँ। मुख्य मुख्य है ना, मोटा मोटा वैसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो ईयू है, मतलब यूरोपीय संघ है, उसका मुख्यालय कहाँ पर। ब्रुसेल्स में। हाँ, ब्रुसेल्स में, बेल्जियम देश में, ठीक है। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं आपसे ओपेक का कहाँ पर है। ओपेक का ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। हाँ ठीक है, क्योंकि वो इन देशों से अलग है, वो देश शामिल नहीं है इसमें, लेकिन उससे अलग है, हट गई, ठीक है। साफ्टा का कहाँ है। अपने नेपाल में, काठमांडू में, यही है, ठीक है। उस तरीके, क्योंकि इसमें देने रखा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा काठमांडू। आसियान का कहाँ पर है। जकार्ता। हाँ, जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हैं आपके सामने। चलो ये और बताओ जो इसमें अभी इसमें डेट दे रखी है ना सर ओपेक की, इसको आप थोड़ा सा एक बार देख लेना, मुझे थोड़ा सा लगा। एक तो ये वाली और एक साफ्टा वाली है, जो शायद उसमें 2004 के लगभग है, शायद ऐसा देख लेना एक बार, दोनों में डेट को एक बार आप मिलान कर लेना कहीं से, अगर ऑथेंटिक आपके पास कोई सोर्स हो तो। वैसे देखें ना तो इसमें सबसे ज्यादा जो 7 दे रखे हैं संगठन, 7 में सबसे प्राचीन है ओपेक। ओपेक के बाद में जो बना हुआ है ना वो यूएई बना हुआ है, ईयू बना हुआ है, जिसको ब्रुसेल्स जिसकी राजधानी थी। उसके बाद में 3 नंबर वर्ष के रूप में 3 नंबर है लेला। लेला LAIL, लेला वो है लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन, वो 3 नंबर पर है। और 4 नंबर पर है आसियान, 5 पर है CIS, और 6 पर है नाफ्टा, और 7 पर है नवीनतम है, नहीं नहीं, 6 पर है नाफ्टा और 7 पर है साफ्टा, जो 2006 में बना हुआ है, काठमांडू वाला। ये थोड़ा सा हो सकता है अभी 21वीं सदी का कौन सा है ना, तो थोड़ा सा सवाल तो असल में अच्छा ही आएगा, परंतु क्या है कि थोड़ा पूछ रहे कि 21वीं सदी का संगठन कौन सा है जिसकी, तो ये नवीनतम है साफ्टा वाला, साउथ एशियन। तो देखो साउथ एशियन अलग है, एक दक्षिणी पूर्वी एशिया का अलग है, ठीक है। तो साउथ एशिया वाला तो ये साफ्टा है, तो दक्षिणी पूर्वी वाला आसियान है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। काठमांडू है जनवरी 2006 में इसकी। और बांग्लादेश, मालदीव, यही तो मैं बात कर रहा था, भारत और जो मालदीव के बीच के में जो पिछले दिनों कुछ वार्तालाप हुई थी, उस समय कुछ कह रहे थे देश की भी भारत है वो, और साफ्टा मालदीव है, दोनों साफ्टा के सदस्य हैं। इस कारण से व्यापारिक जो है वो रोक नहीं सकता, चाहे कल्चरल हो चाहे इसके अलावा किसी भी प्रकार का हो। तो साफ्टा की बात हो रही थी, तो थोड़ा चेक कर लेना इसको। एक क्वेश्चन था मेरा कि क्या WTO विकासशील या फिर विकसित या फिर अर्ध विकसित राष्ट्रों को पैसा मुहैया करवाता है क्या। नहीं, वो तो विश्व बैंक कराएगा। वो विश्व ये बैंक सिर्फ, करवाता है। हाँ, ये व्यापार को इजी बनाता है बस। ये आता है, कई बार क्वेश्चन आते हैं ना, तो उस समय ये भी इसमें ऑप्शन होता है, निम्न में से कौन से कार्य हैं वो WTO द्वारा करवाए जाते हैं। वो पैसे से संबंधित कहता है, और इसका लेन देन से संबंधित कोई मामला नहीं है,
ये तो फिर उन दो देशों के बीच में ना थोड़ा शांति समझौते करवाता है, कुछ नियमों का पालन करवाता है, देख दिया कि भाई ए और बी दोनों एक उसके सदस्य हैं, तो सी अगर बनेगा तो वो ए और बी में जितने भी नियम लागू हैं वो सारे के सारे उनको मानने पड़ेंगे, और जो सदस्य देश है ना उसके साथ में चाहे उसकी दुश्मनी है चाहे, फिर भी उसको है ना उसके उससे संबंधित है नॉर्मल बिहेवियर रखना पड़ेगा। ये थोड़ा ये नियम है, नियमों को बनाता भी है, नियमों को बनाता है, लागू भी करवाता है। फिर पैसे का लेन देन और विकासशील देशों को धन मुहैया नहीं करवाता, विश्व बैंक करवाता है इसके लिए ज्यादातर।